दोस्तों नमस्ते। आज हम करेंगे नाटक। भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है अंधेर नगरी। इसका प्रकाशन वर्ष 1881 ईस्वी में। इस नाटक में कितने अंक है? 6 अंकों में विभक्त है और ये प्रेषण शैली में लिखा गया नाटक है। ये सतह की विसंगतियों और मूर्खता और उससे उपजी परिस्थितियों का व्यंग्यात्मक चित्रण किया गया है। इस नाटक पृष्ठभूमि: यह नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा एक दिन में रचा गया और उसी अश्वमेध घाट पर खेला गया। कहा यह भी जाता है कि भारतेंदु एक जमींदार को लक्ष्य करके उसे सुधारने के लिए यह नाटक रचा था। भारतेंदु ने इसे प्रश्न कहा। विषय वस्तु: मनोरंजन को आधार बनाकर तात्कालिक व्यवस्था पर कड़ा प्रहार किया। नाटक में शासक की भ्रष्टता, धार्मिक विसंगतियों एवं हिंदुस्तान की कमियों की ओर ध्यान इंगित किया गया। इसमें लालच छोड़कर ज्ञानी और समझदार बनने की भी नसीहत दी गई। इस नाटक में आदर्शहीनता, अनैतिकता और मानसिक गुलामी का खाका खींचते हुए असत्य पर सत्य की विजय दिखलाई गई है। भारतेंदु ने इस नाटक में कई गीत, नीति वचन भी लिखे। हलवाई वाले प्रकरण की तुकबंदी देख ऐसा प्रतीत होता है कि उन पर फारसी थिएटर का थोड़ा प्रभाव पड़ा है। अब इसमें ये महत्वपूर्ण पात्र दिए गए हैं जो इस प्रकार है। महंत क्या है? एक साधु है। गोवर्धन दास महंत का लोभी शिष्य है। किसका? महंत का शिष्य है। नारायण दास ये दूसरा शिष्य है महंत का। कबाब वाला है, कबाब विक्रेता है। घासीराम चना बेचने वाला। नारंगी वाला नारंगी बेचने वाला। हलवाई मिठाई बेचने वाला। कुंजड़िन सब्जी बेचने वाला। मुगल मेवे और फल बेचने वाला। पाचक वाला चूरन विक्रेता है। मछली वाला मछली बेचने वाली है। जात दाला जाति बेचने वाला। राजा चौपट राजा। मंत्री चौपट राजा का मंत्री है। 2 नौकर हैं, राजा के 2 नौकर हैं। आजकल यूजीसी नेट में इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पात्रों से और इनका क्रम, भूमिका, इन सब से क्या है महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हुए हैं। तो आज इन्हीं के लिए क्या कर रहे हैं हम? रिवीजन क्लास की कर रहे हैं। कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में सारे नाटक हो जाए। फरियादी है, राजा से न्याय मांगने वाला है। कल्लू बनिया है जिसकी दीवार से फरियादी की बकरी मर जाती है। कारीगर है, कल्लू बनिया की दीवार बनाने वाला। चूने वाला है, दीवार बनाने के लिए मसाला तैयार करने वाला। भिस्ती है, दीवार बनाने के लिए मसाले में पानी डालने वाला। कसाई है, भिस्ती के लिए मस्क बनाने वाला है। गडेरिया है, कसाई को भेड़ बेचने वाला है। 4 सिपाही राजा के सिपाही हैं। कोतवाल है, माली है, बनिया है। विशेष: यह नाटक सदैव प्रासंगिक है क्योंकि अन्याय, भ्रष्टता, विवेक और शून्यता, मन मानापन अब भी कायम है। नीति उपदेश द्वारा पाठकों को जगाने का आग्रह किया गया है। अन्य भाषाओं से शब्द लेने में भारतेंदु ने कोई परहेज नहीं किया। यह आज भी सर्वाधिक खेले जाने वाला नाटकों में से एक है। अब इस नाटक में जो है 5-6 अंक दिए गए हैं। कितने अंकों में विभाजित है? ये 6 अंक में। पहला अंक है इसका बाह्य प्रांत, पहला अंक। इसमें महंत नारायण और गोवर्धन प्रस्तुत होते हैं और महंत भिक्षा मांगने के क्रम में अपने दोनों शिष्यों को अधिक लोभ न करने का उपदेश देता है। तो पहले भाग में क्या करता है? महंत अपने शिष्यों को अधिक लोभ करने की शिक्षा देता है कि उन्हें अधिक लोभ नहीं करना चाहिए। दूसरा अंक है बाजार से। बाजार के इस दृश्य में कबाब वाला, नारंगी वाला, घासीराम चना वाला, हलवाई, कुजड़ी सब्जी वाली, मुगल मेवा वाला, पाचक वाला, मछली वाला, साहित्य वाला, ब्राह्मण, बनिया जैसे पात्र आते हैं जो अपना अपना सौदा बेचते हैं। हिंदुस्तान का मेवा, फूट और बैर, वही ब्राह्मण का अपनी जात बेचना धर्म और कर्म से वीन जाना दर्शाया गया है। पाचक वाले के द्वारा देश में व्याप्त भ्रष्टता उजागर होती है। यह इन पंक्तियों के माध्यम से कहता है, साहब लोग जो चूरन खाता, सारा हिंद हजम कर जाता। तीसरा अंक जंगल से संबंधित है। गोवर्धन दास 7 पैसे में खरीदी हुई 2.5 सेर मिठाई लेकर गुरुजी के से मिलता है और तो वे पूछ बैठते हैं, बच्चा किस धर्मात्मा की कृपा हुई? गोवर्धन दास कहते हैं कि टके सेर वाली दास्तान सुनाता है जिससे सुन गुरुजी को नगर के बारे में आशंका होती है और वे अंधेर नगरी छोड़कर चलने को कहते हैं। पर गोवर्धन दास क्या होता है? लालच में पड़कर उनके साथ नहीं जाता। तो कौन सा शिष्य गुरुजी के साथ नहीं जाता? गोवर्धन दास। चौथा अंक राजसभा से संबंधित है। इस अंक में पिनक में बैठा राजा एक फरियादी की बकरी मर जाने पर कल्लू बनिया, कारीगर चूने वाले, भिस्ती, गडेरिया
इन सब को छोड़कर अंत में अपने कोतवाल को ही फांसी का दंड देता है, क्योंकि अंत तो गतवा उसकी सवारी निकलने के कारण ही बकरी दबकर मर गई। यह नाटक सबसे रोचक अंक है। पांचवा अंक है अरण्य का। इस अंक में गर्दन मोटी होने के कारण फांसी के लिए गोवर्धन दास प्यादों के द्वारा पकड़ लिया जाता और तमाम फरियादों के बावजूद उसे फांसी के लिए घसीट लिया जाता है। किसे? गोवर्धन दास को। पांचवें अंक में गोवर्धन दास को पकड़ लिया जाता है राजा के द्वारा। छठा अंक शमशान का है। जैसे ही गोवर्धन दास फांसी पर चढ़ने को होता है तो गुरु और नारायण दास आ जाते हैं। महंत अपनी चतुर बुद्धि द्वारा वैकुंठ जाने का बात कहकर सबको फांसी चढ़ने के लिए उद्वेलित करता है, यानी कि उन्हें उकसाता है। अंत में राजा स्वामी फांसी पर चढ़ जाता है। इस प्रहसन में कुल 28 पात्र हैं। अब इसकी ट्रिक है याद करने की छठों की। बाय बाजरा, बाज रा और अस। बा से हो गया हमारा बाजार, जैसे हो गया जंगल, रा से राजसभा और ऐसे अरण्य और से शमशान। तो ये हमारे क्या हुई? ट्रिक हो गई इन 6 अंक को याद रखने के लिए। अब इसके प्रमुख उदाहरण दिए गए हैं। किसके? प्रथम अंक में बाह्य प्रांत से जो उदाहरण है, इसमें राम राम भजो, राम राम भजो, ये कौन कहते हैं? महंत जी। द्वितीय अंक है बाजार से संबंधी। जान ले जात टके शेर, जात टके के वास्ते और प्रतिष्ठा दोनों बेचे टके के वास्ते, झूठी गवाही दे, वेद धर्म कुल मर्यादा सच्चाई बड़ाई सब टके शेर। तो यहाँ पे जात वाला कहता, जात वाला ब्राह्मण है, सब जो भी चीज मिल रही है वो सब टके शेर के भाव से मिल रही है। अंधेर नगरी चौपट राजा टके शेर बाजी टके शेर ख्वाजा। ये किसकी पंक्तियां हैं? गोवर्धन दास की। तृतीय अंक कौन सा है? जंगल का है। सेत सेत सब एक से, जहां कपूर कपास, ऐसे देश कुदेश में कभू न कीजे वास। ये महंत जी कहते हैं, गोवर्धन दास के गुरु जी कहते हैं कि ऐसे देश में कभी भी वास नहीं करना चाहिए जहाँ पे हर चीज टके शेर के भाव से मिलती है। चतुर्थ अंक में राजसभा कहते हैं चुप रहो, तुम्हारा न्याय यहाँ ऐसा होगा कि जैसा जम के यहाँ भी न होगा। ये कौन कहता है? राजा कहता है फरियादी से। पंचम अंक में अरण्य है, जिसमें वेश्या जोरू एक समाना, अंधा दूध मचियो सब देसा, मानव राजा रहत विदेशा। ये गोवर्धन दास की के द्वारा पंक्तियां। छठे अंक में शमशान है, जहाँ न धर्म है न बुद्धि है, नहीं है न नीति न सुजान न समाज से, ऐसे ही आपो न से जैसे चौपट राज। तो ये शमशान उसमें से पंक्तियां ली गई हैं। अब है भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा नाटक किसका? भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचा हुआ दूसरा नाटक है। इसका प्रकाशन वर्ष 1876 ईस्वी में। भारत की तत्कालीन राजनीति और सामाजिक दुर्दशाओं का प्रतीकात्मक चित्रण किया गया है। विषय वस्तु है इसकी। क्रांतिकारी नाटककार भारतेंदु ने तत्कालीन अंग्रेजी राज्य द्वारा किए गए अत्याचारों की अप्रत्यक्ष निंदा के लिए भारत दुर्दशा नाटक की रचना की। इस नाटक में भारतेंदु ने प्राचीन परंपरा के गौरव तथा वर्तमान जीवन की विसंगतियों पर गंभीर रूप से प्रकाश डाला। इस नाटक में भारतेंदु ने प्रतीकों के माध्यम से भारत की तत्कालीन दयनीय स्थिति का भी वर्णन किया। भारतेंदु ने समाज की पतनोन्मुखता को नाटक के माध्यम से सामने रखा। यह एक दुखांत नाटक है। भारतेंदु ने नाटक को लास्य रूपक भी कहा है। कौन से नाटक को लास्य रूपक कहा? भारत दुर्दशा। इस नाटक में भी कथा वस्तु में 6 अंकों को विभक्त किया गया। इसमें पात्र है, मुख्य पात्र है भारत। भारत नाटक में भारत नायक के रूप में है और वह नाटक के दूसरे अंक में आता है। भारत कौन से अंक में आता है? दूसरे अंक में। नाटक में भारत अपनी अत्यंत दीनहीन दशा पर रोता है और अंत में भारत दुर्दैव के भय से मूर्छित हो जाता है और उसकी यही मूर्छा मृत्यु में बदल जाती है। भारत दुर्दैव यह नाटक में खलनायक के रूप में आता है और यह एक शक्तिशाली चरित्र है और यह नाटक तीसरे अंक में आता है। तो भारत दुर्दैव कौन से अंक में आता है? तीसरे में। भारत कौन से में आता है? दूसरे में। भारत भाग्य का एक सहयोगी चरित्र है। वह भारत के अतीत का गौरव गान करता है तथा उसे बार बार जगाने की चेष्टा करता है, पर वह सफल नहीं होता। अंत में वह आत्मघात कर लेता है। आत्मघात कौन कर लेता है? भारत भाग्य। गौनपात है, निर्लजता है, डिसलॉयल्टी है, सत्यानाश फौजदार है, रोग महद कर मद आलस अंधकार। ये क्रम से पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है अफवाह, अदालत, फैशन और सिफारिश, फूट ढा, लोभ भय अपेक्षा, स्वार्थपरता, पक्षपात, हट शोक, आश्रय भाजन और निर्बलता।
बंगाली, महाराष्ट्रीय, एडिटर और देसी महानुभाव। सारे क्या है, ये गौण पात्र हैं और इनका क्रम से पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। विशेष, यह एक वस्तु एक नाट्य रासक है। भारत दूरदशा का गत तो खड़ी बोली है, लेकिन पद ब्रजभाषा है। भारत दूरदशा हिंदी का स्वभावतः पहला ऐसा नाटक है जो राजनीतिक विषय वस्तु पर आधारित है। नवजागरण के दौर में भारतेंदु की इस नाट्य कृति ने एक मिसाल की भूमिका निभाई है। भारतेंदु नाटक में भारत का धन विदेश जाने पर लिखते हैं, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, बेधन विदेश चली जात ये अति ख्वारी। यानी कि जो अंग्रेज का सुख सुख साज है, सुख शासन है, वो सब हम किस पर पड़ रहा, भारी है, लेकिन जो हमारे देश का धन है वो विदेश लेकर जा रहे हैं। कथा सार, पहले अंक में यह एक योगी आकर लावनी गीत गाता है और इसी गीत में वह भारत के प्राचीनतम गौरव एवं वर्तमान दुरावस्था पर प्रकाश डालता है। तो पहले अंक में क्या आता है, एक योगी आता है जो लावनी गीत गाता है। दूसरे अंक में, इस अंक में भारत स्वयं आकर कीर्तन करता है और जो जिस देश के लोग अपनी मातृभूमि की सूच्यंग या न दासयामी बिना युदेन केशव द्वारा सुरक्षा प्रदान करते हैं, वही के लोग आज कर रहे हैं। अंग्रेजों का राज्य होने पर सोचा था कि हम अपने दुखी मन को पुस्तकों से बहलाएंगे और सुख मानकर जन्म बिताएंगे, पर यहाँ भी निराशा ही है। अंत में वह ईश्वर का स्मरण करता है और पर यह भी नहीं करने पाता, तब यह भय से मूर्छित हो जाता है और निर्लजता और आशा आकर उसे ले जाती है। तीसरा, अच्छा, दूसरे अंक में कौन आकर ले जाती है, भय, निर्लजता और आशा उसे आकर ले जाती है। तीसरे अंक में भारत दुर्देव आता है और भारत दुर्दशा का पूरा विवरण प्रस्तुत करता है, जैसे अकाल है, महंगाई है, रोग, अनावृष्टि, कूटवैर के साथ साथ प्लेग, टिकस, कालाधन आदि का भी उल्लेख करता है। ये सब क्रम से पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। अंग्रेजी शासन में हिंदुओं में सुधार नहीं हुआ और वे अंग्रेजों के अवगुण ही ग्रहण करते रहे। आज भी प्राय 95% हिंदू निरक्षर है और साक्षरों में कुछ ही सुशिक्षित है। इस अंक में ही भारत दुर्देव फौजदार सत्यानाश जी आते हैं और भारत के निजी दोषों का भारत दुर्देव के सैनिकों के रूप में विवरण प्रस्तुत करते हैं। तो इस अंक में क्या, कौन सा, किसका वर्णन किया जाता है, भारत दुर्देव के सैनिकों के रूप में उसका विवरण प्रस्तुत करते हैं। वह उल्लेखनीय यथा मंत्र मतांतर आधिक्य, वर्ण व्यवस्था की खींचा तानी, बाल विवाह, विधवा विवाह निषेध, वृद्ध विवाह, बहुविवाह, समुद्र यात्रा निषेध आदि देश से अवनति की ओर जा रहा है। लोग वेदांत का अध्ययन करके तो महाज्ञानी बन जाते हैं, परंतु स्वदेश की चिंता ही छोड़ देते हैं। चौथे अंक में क्या होता है, इस अंक में भारत दुर्देव रोग, आलस्य, मदिरा और अंधकार को क्रमश भारत भेजता है। जो लोग रोग की दवा न करवाकर झाड़ फूक में प्राण खो देते हैं, उसी प्रकार यहाँ अफीमची और नदकची आलसी लोगों की कमी नहीं है। अज्ञान रूपी अंधकार ने भारत को चारों तरफ से घेर रखा है और अविद्या प्रेमी भारत शिक्षा श्रेष्ठ पठन पाठन को मात्र आजीविका का साधन मान रहे हैं। पांचवें अंक में, इस अंक में भारत में की दुर्दशा को सुधारने के लिए एक कमेटी का दृश्य है, जिसमें सभापति तथा इसके 6 सहयोगी सदस्य हैं। एक बंगाली, एक महाराष्ट्र, एक कवि, एक पत्र संपादक तथा 2 देसी महानुभाव हैं। बंगाली सदस्य हजरत बंगाल वाली प्रसिद्ध कहावत को चरितार्थ करते हैं और कवि नायिका बनकर अंग्रेजों में स्वयं की रक्षा करना चाहते हैं, जो अनौचित्यपूर्ण है। संपादक आर्टिकलबाजी की प्रशंसा में लगे हैं और महाराष्ट्रीय सज्जन स्वदेशी वस्त्र पहनना और सार्वजनिक संस्थाएं स्थापित करना चाहते हैं। देसी महाजन कुछ कह नहीं पाते, बस चापलूसी को ही ध्यान देते हैं और अंत में डिसॉयल्टी पुलिस आकर सभी को पकड़ लेती है। कुछ इनकी महत्वपूर्ण पंक्तियां दी गई है। छठे अंक में, इस अंक में भारत भाग्य आता है और जो अप्राचीन गौरव तथा वर्तमान दुर्दशा के संक्षेप में परंतु ओजपूर्ण भाषा में चित्रण करता है। वर्तमान भारत की दुर्दशा पर उसे ग्लानि होती है और वे प्रतंत्रता, ईर्षा, द्वेष आदि संसार के संपूर्ण कलंकों से लांछित होते हुए भी मिटा नहीं ऐसे शक्तिहीन देश का मिट जाना ही श्रेयस्कर है। यहाँ पे ये पंक्तियां दी गई हैं छठे अंक में। धो वहु भारत अबजस पंका, मेटहु भारत भूमि कलंका। नाटक के अंत में भारत भाग्य आत्मघात कर लेता है तथा नाटक का अंत दुख में दुखांत हो जाता है। इसके प्रमुख उदाहरण दिए गए। पहले अंक में
रोहू सब मिली के आहूँ भारत भाई, लरी वेदिक जैन डुबाई पुस्तिक सारी, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी। यह एक योगी गाथा है पहले अंक। चौथे अंक में दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पे उठ के जाना ही नहीं अच्छा, ये आलस्य से संबंधित चौथे अंक में। पांचवें अंक में कवि वचन सुधा पत्रिका का जिक्र किया गया डिसोल्टी के द्वारा। छठे अंक में जागो रे भाई, भारत भाग्य गीत गाता है। भारत को भारत भाग्य बहुतेरे प्रयास कर जब जगाने में असफल हो जाता है तो वह भारत भाग्य आत्महत्या कर लेता है। अब है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक है चंद्रगुप्त। इसका प्रकाशन वर्ष 1931 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रसाद की नाट्य रचना का शिखर बिंदु है। अब इसकी है विषय वस्तु। विषय वस्तु से भी भूमिका से इनसे क्या हो रहे हैं, क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक प्रमुख ऐतिहासिक नाटक है। इस नाटक के द्वारा प्रसाद ने भारतीयों के मन में गौरव का भाव जगाने का प्रयास किया। इस नाटक में विदेशियों से भारत का संघर्ष तथा उस संघर्ष में भारतीयों की विजय को दिखाया गया है, जिसमें तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के प्रति लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का विकास हो सके। चंद्रगुप्त का कथानक इतिहास की 3 प्रमुख घटनाओं पर आधारित है, जैसे सिकंदर का भारत पर आक्रमण करना, नंद कुल का उन्मूलन और सेल्यूकस की पराजय तथा चंद्रगुप्त के राजा बनने की घटना पर आधारित है। इस नाटक में मुख्य कथा के अतिरिक्त कई उपकथाएं साथ साथ चलती हैं, जैसे सिद्धहरण और अलका की कथा, राक्षस और सुहासिनी की कथा तथा पर्वतेश्वर और अलका की कथा आदि हैं। इस नाटक में कुल 4 अंकों का उल्लेख किया गया है। पुरुष पात्र। चंद्रगुप्त नाटक में धीरोदत्त एक नायक है, जिसमें साहस, आत्मविश्वास, निर्भीकता आदि गुण है और अंत में वह मगध ही नहीं संपूर्ण भारतवर्ष का सम्राट बनता है। कौन बनता है? चंद्रगुप्त। चाणक्य मुख्य पात्र के रूप में नाटक में आता है, जिसमें दूरदर्शिता, सतर्कता, गंभीरता आदि गुण है और नाटक में तत्कालीन समाज में व्याप्त ब्राह्मणत्व को प्रदर्शित करता है और यह एक वैदिक अनुयाय है। सिहरन अलका का प्रेमी तथा मालवा गण का प्रमुख एक राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत पात्र है। पर्वतेश्वर पंजाब का राजा है जो अकेले सिकंदर को युद्ध करता है और यह पोरस नाम से जाना जाता है। नंद मगध सम्राट कल्याणी का पिता, भोगी विलास शासक। राक्षस मगध का अमात्य है। वरुचि कात्यायन जो मगध का अमात्य है। सक्टार मगध का मंत्री है। आम्बिक तक्षशिला का राजकुमार है। सिकंदर ग्रीक का विजेता है। फिलिप्स सिकंदर का क्षत्रप है। मौर्य सेनापति चंद्रगुप्त का पिता है। एना साक्रेटिस सिकंदर का सहचर है। देवबल नागदत्त गण मुख्य है। मालव गणतंत्र के पदाधिकारी हैं। साहेब टियर्स मैगस्थीन यवन दूत है। गांधार नरेश आम्बिक का पिता है। सेल्यूकस सिकंदर का सेनापति है और दांडायन एक तपस्वी है। अब है स्त्री पात्र। स्त्री पात्र में अलका गांधार नरेश की पुत्री तथा आम्बिक की बहन है और यह राष्ट्र प्रेमी और सासी है। सुवासिनी है जो सक्टार की कन्या और राक्षस की प्रेमिका है। कल्याणी है मगध की राजकुमारी। नीला और लीला कल्याणी की सहेलियां हैं। मालविका सिंधु देश की राजकुमारी है। कार्नेलिया सेल्यूकस की पुत्री और बाद में चंद्रगुप्त से विवाह किया। मौर्य पत्नी है, चंद्रगुप्त की माता है। एलिस कार्नेलिया की सहेली है। ये सारे क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। विशेष इस नाटक में कुल 4 अंक है, 44 दृश्य और 13 गीत हैं। इस नाटक की भाषा कूटनीतिक है, जिसमें तत्सम बहु शब्दावली का उपयोग हुआ है। इस नाटक का अंगिरस वीर और श्रृंगार है। इसमें बौद्ध और वैदिक धर्म के बीच संघर्ष मिलता है। इसमें नारियों को स्वतंत्रता मिलती है और वो युद्ध में भी भाग लेती हैं। मंचीय दृष्टि से यह नाटक अधिक सफल नहीं हुआ। कथासार इसका प्रथम अंक में 11 दृश्य है। किसमें? चंद्रगुप्त में। प्रथम अंक में कितने? 11। नाटक का प्रारंभ तक्षशिला के गुरुकुल में युवकों के पारस्परिक वार्तालाप से आता है, जहाँ चाणक्य, सेरन, आम्बिक, अलका और चंद्रगुप्त उपस्थित होते हैं। आम्बिक और चंद्रगुप्त में संघर्ष और आम्बिक पराजित होकर चला जाता है। चाणक्य के कहने पर चंद्रगुप्त मगध और अलका के कहने पर सेहरन गांधार को छोड़कर चला जाता है। इस अंक के मुख्य रूप में चंद्रगुप्त की सहायता से चाणक्य नंद कुल के सर्वनाश की योजना बनाना, सीमा प्राप्ति की ओर प्रस्थान, प्रतिपक्षी आम्बिक का सिंधु तट पर विरोध, दंडायन का आश्रय में दोनों पक्षों के लोगों का एकत्र होना, दंडायन की प्रशंसा से चंद्रगुप्त का सम्मान तथा मगध से लेकर गांधार तक की राजनीतिक स्थिति की प्रतिष्ठा की कथा का वर्णन है।
द्वितीय अंक में कितने दृश्य हैं? 10। पहले में कितने? 11। इस अंक में पश्चिमोत्तर सीमा पर की राजनीतिक वस्तु स्थिति की स्पष्ट रूपरेखा देखी जाती है। दुराचारी फिलिप्स के चंगुल से कार्नेलिया निकलना, सूझबूझ और अपरिमित शक्ति के आधार सिकंदर को नीचा दिखाने में सफलता, विदेशी सेना की स्थिति तथा युद्ध कला की जानकारी चाणक्य को मिलना, चंद्रगुप्त को दोनों गणतंत्र सेना का सेनापति बनाना आदि कई महत्वपूर्ण घटनाएं इस अंक में घटती हैं। इसी अंक में घायल सिकंदर को भी चंद्रगुप्त प्राण दान देता है। तृतीय अंक में 9 दृश्य हैं। तीसरे अंक का आरंभ विपाशा तट से होता है, जहां राक्षस चाणक्य बनाए गए चक्र में फंस जाता है और दूसरे दृश्य में चाणक्य पर्वतेश्वर को आत्महत्या से रोकता है। तो किसे पर्वतेश्वर किसे आत्महत्या से रोकता है? चाणक्य रोकते हैं पर्वतेश्वर को। सिकंदर अपने अनुचरों के साथ नौका से वापस लौटता है और चौथे दृश्य में राक्षस को एक चर के साथ द्वारा पता लगाता है कि चाणक्य उसको माया चक्र में फंसाकर मगध में विद्रोह कराने वाला है। पांचवा दृश्य में नंद सुवासिनी के साथ दुर्व्यवहार करता है, लेकिन समय पर आकर राक्षस से बचाता है। छठा दृश्य है चाणक्य सक्टार से मिलता है, जो नंद से प्रतिशोध लेना चाहता है। सातवां दृश्य है जिसमें मालविका नंद को चाणक्य का दिया हुआ पत्र और राक्षस की अंगूठी देती है। आठवें दृश्य में नंद के प्रति विद्रोह होता है और वह 9वें दृश्य में चंद्रगुप्त मगध का शासक बन जाता है। तो इसमें 9वें दृश्यों का वर्णन किया गया है। चतुर्थ अंक में 14 दृश्य हैं। इस अंक में पर्वतेश्वर के प्राणों का अंत होता है तथा कल्याणी की आत्महत्या कर लेने से चंद्रगुप्त का राज्य निष्कंटक हो जाता है। चंद्रगुप्त की प्राण रक्षा करते मालविका अपने प्राण दान देती है और उसकी हत्या कर राक्षस सेल्यूकस के यहाँ चला जाता है। इधर चाणक्य की नीति से खीन होकर चंद्रगुप्त के माता पिता राज्य छोड़कर चले जाते हैं, जिससे चंद्रगुप्त और चाणक्य में मतभेद होता है और चाणक्य भी राजमहल से चला जाता है। अंत में फिर चंद्रगुप्त को युद्ध में चाणक्य सेहरन आकर मदद करते हैं, जिससे वो विजयी होता है और अंत में कार्नेलिया और चंद्रगुप्त के साथ राक्षस और सुहासिनी का विवाह होता है तथा चाणक्य राजनीति से संन्यास ले लेता है। तो इसमें कितने वे दिखाए गए? पहले अंक में कितने हैं? 11 दृश्य। पहले में 11, दूसरे में 10, तीसरे में 9 और चौथे में 14। तो ये दृश्य है, इनको याद करना है, इनका क्रम पूछा जाता है। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, पिछली बार भी ये एग्जाम में पूछे गए हैं। अब है यहाँ पे इनकी कुछ पंक्तियां दी गई हैं। तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों? सुहासिनी का संवाद कहा जा रहा है, सुहासिनी के द्वारा कही गई है ये लाइन। त्याग और क्षमा, तप व विद्या, तेज व सम्मान के लिए ये चाणक्य के। अतीत सुखों के लिए सोच क्यों, अनागत भविष्य का भय क्यों, हिरण्य। मैं मगध का उद्धार चाहता हूँ पर यवन लुटेरों की सहायता से नहीं, चंद्रगुप्त। मैं लेखक नहीं हूँ, कात्यायन शास्त्र प्रेरणता व्यवस्था हूँ, चाणक्य कहता है। मेरा देश है, मेरे पहाड़ है, मेरी नदियाँ हैं, ये कौन है? अलका कहती है। विजय तृष्णा का अतः पराभव से होता है, अलक्षेंद्र। राजसत्ता सुव्यवस्था से बढ़े तो बढ़ सकती है, केवल विजयों से नहीं, दंडायन कहते हैं यहाँ पे। तृतीय अंक में दिए गए अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। ये कार्नेलिया का गाते गीत गाती है। यह सपनों का देश है, यह त्याग व ज्ञान का पालना है, अन्य देश मनुष्यों को जन्मभूमि है, यह मनुष्यता की क्या है? जन्मभूमि। यहाँ पे कार्नेलिया चंद्रगुप्त से कहती है। समझदारी आने पर यौवन चला जाता है और मैं विश्वास करता हूँ कूट चक और छलनाओं का कंकाल, चाणक्य स्वागत से कहता है। पतन और कहाँ तक हो सकता है? ले लो मौर्य चंद्रगुप्त, अपना अधिकार छीन लो, चाणक्य और चंद्रगुप्त से कहते हैं। हिमाद्री तुग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्वला स्वतंत्रता पुकारती, यह अलका गीत गाती है। यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी, कार्नेलिया कहती है। मैं क्रूर हूँ केवल वर्तमान के लिए, भविष्य के सुख व शांति के लिए, चाणक्य के। यह युद्ध ग्रीक और भारतीयों का नहीं आया, अरस्तु और चाणक्यों की चोट है, ये कार्नेलिया कहती है। युद्ध देखना चाहो तो मेरा हृदय फाड़ कर देख लो, मालविका कहती है चंद्रगुप्त से।
तो ये महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं नाटक में, कई बार पेपर में आई हुई हैं। अब है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त नाटक, ये भी स्कंदगुप्त नाटक है, ये भी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1928। यह 5 अंकों में विभक्त है। प्रसाद में अपने नाटक स्कंदगुप्त में भारत तथा यूरोप दोनों की नाट्य कलाओं का समावेश किया गया है। गुप्त वंशीय सम्राट स्कंदगुप्त 455 से 467 ईस्वी को के जीवन को आधार बनाकर इस नाटक के माध्यम से प्रसाद ने तत्कालीन परिदृश्य में औपनिवेशिक सत्ता से संघर्ष तथा राष्ट्र के एकीकरण के लिए प्रेरित किया। इसमें 5 अंक है, 33 दृश्य, 7 गीत, पुरुष पात्र 17 और स्त्री पात्र 8 हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि आजकल इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इन्हें ध्यान से याद करें। भूमिका। प्रसाद के ऐतिहासिक नाटक अतीत के तथ्यों के गहरे शोध पर आधारित है। स्कंदगुप्त नाटक की भूमिका स्वरूप प्रसाद ने स्कंदगुप्त तथा मार्तगुप्त कालिदास संबंधी ऐतिहासिक तथ्यों का विवेचन किया है। गुप्त राजवंश की वंशावली प्रस्तुत की। प्रसाद ने इतिहास में 3 विक्रमादित्य, 3 कालिदास माने हैं। कितने माने हैं? 3 विक्रमादित्य और 3 कालिदास। स्कंदगुप्त तीसरे विक्रमादित्य हैं और उनके समक्ष दूसरे वाले काव्यकाल कालिदास है। और प्रसाद ने नाटककार और काव्य कालिदास को अलग अलग माना है। प्रपंच, बुद्धि और मुद्गल कल्पित पात्र हैं। देवसेना और जयमाला वास्तविक और कल्पित पात्र दोनों हो सकते हैं। विजया, कमला, रामा और मालिनी कल्पित पात्र हैं। स्कंद की माता का नाम क्या है? देवकी रखा है, जिसका स्पष्ट ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। शेष पात्र हैं ऐतिहासिक हैं जो इस पर है। स्कंदगुप्त युवराज है विक्रमादित्य। कुमारगुप्त मगध का सम्राट है। गोविंदगुप्त कुमारगुप्त का भाई है। पर्णदत्त मगध का महानायक है। चक्रपालित पर्णदत्त का पुत्र है। बंधुवर्मा मालवा का राजा है। भीमवर्मा बंधुवर्मा का भाई। मार्तगुप्त काव्यकर्ता कालिदास है। प्रपंच बुद्धि बोध कपालिक है। सर्वनाग अंतर्वेद का विषयपति है। कुमारदास धातुसेन सिंघल का राजकुमार है। पुरगुप्त कुमारगुप्त का छोटा पुत्र है। भट्टार्क नवीन महाबलाधिकारित। पृथ्वीसेन मंत्री कुमारा मात्य। खिंगिल हून आक्रमणकारी। मुद्गल विदूषक प्रख्यात कीर्ति। लंकाराज कुल का शर्मन महाबोध बिहार। स्थविर महाप्रतिहार महादंडनायक। नदीग्राम का दंडनायक प्रहरी सैनिक इत्यादि हैं। अब है स्त्री पात्र। स्त्री पात्र में है देवकी जो कुमारगुप्त की बड़ी रानी है और स्कंदगुप्त की माता है। अनंत देवी है कुमारगुप्त की छोटी रानी और पुरगुप्त की माता। जयमाला है बंधुवर्मा की स्त्री है जो मालवा की रानी है। देवसेना बंधुवर्मा की बहन है। विजया मालव के धन कुबेर की कन्या है। कमला भट्टार की जन्नी है। रामा सरनाग की स्त्री है। मालिनी मातगुप्त की प्रणयनी सखी दासी इत्यादि है। अब यहाँ पे कथा दी गई है। पहले अंक में भारत की संकटग्रस्त स्थिति का वर्णन प्रथम अंक में हुआ है। विदेशी आक्रमणों तथा अंतरकलह से राष्ट्र संकट में है। गुप्त वंश का अनिश्चित उत्तराधिकारी नियम समस्या को और गहरा कर देता है। ऐसे में स्कंदगुप्त पुष्य मित्रों को तथा मालव पर हमला कर रहे शकों को पराजित करता है, परंतु राजधानी में अनंत देवी और पुरगुप्त और भट्टार्क सत्ता हथियाने के षड्यंत्र में सम्राट की हत्या कर देते हैं। दूसरे अंक में विजया स्कंदगुप्त के प्रति आकर्षित होती है। स्कंदगुप्त सिंहासन पर बैठने के प्रति उदासीन है। प्रपंच बुद्धि भट्टार्क और सर्वनाग को देवकी की हत्या के लिए तैयार करता है। रामा देवकी को बचाने का प्रयत्न करती है। अंत स्कंदगुप्त आकर देवकी को बचा लेता है तथा पुरगुप्त और अनंत देवी को फिर विद्रोह न करने की चेतावनी देकर छोड़ देते हैं। इधर बंधुवर्मा मालव का राज्य स्कंदगुप्त को अर्पित करते हैं और उज्जैनी में स्कंदगुप्त का राज्यारोहण करते हैं। अंक थर्ड में है प्रपंच बुद्धि तथा भट्टार्क विजय की सहायता से देवसेना की बलि का उपक्रम रचते हैं। मार्तगुप्त तथा स्कंदगुप्त उसे बचाते हैं और उपहार स्वरूप मार्तगुप्त को कश्मीर का शासक बना दिया जाता है। भट्टार्क अनंत देवी पुरगुप्त का हुनों के साथ सहयोग। गोविंद गुप्त की वीरगति। सिंधु प्रदेश से मलेच्छ राज्य ध्वस्त होने पर स्कंदगुप्त द्वारा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की गई है। गांधार की घाटी में युद्ध करते हुए बंधुवर्मा को वीरगति प्राप्त हुई। अंततः भट्टार के विश्वासघात से स्कंदगुप्त कुंभा नदी में बह जाता है। कौन कुंभा नदी में बहता है? स्कंदगुप्त। चौथे अंक में स्कंदगुप्त गायब है, किसी को पता नहीं है वह कहाँ है। निराशा का माहौल है, अराजकता की स्थिति है। विजया तथा सर्वनाग राष्ट्र हित के लिए प्रतिबंध होते हैं। स्कंदगुप्त को मर्त समझकर आघात से देवकी की मृत्यु। कमला के धिक्कारने पर भट्टार का शास्त्याग। ब्राह्मण शर्मन विवाद।
तथा समाधान के पाथिक एकता की वकालत स्कंदगुप्त की वापसी। 5वें अंक में पुरुगुप्त सम्राट की उपाधि धारण करता है। विजया स्कंदगुप्त को रत्न गृह देने का प्रस्ताव करती है। स्कंदगुप्त का देवसेना से प्रणय निवेदन है। देवसेना ठुकरा देती है और प्रख्यात कीर्ति के नेतृत्व में बौद्ध संघों का हूनों तथा अनंत देवी के सहयोग से इनकार। अतः हून स्वेंगिल पराजित तथा हत है। पुरगुप्त को युवराज घोषित करता है। राष्ट्र के लिए सभी संकटों को जीतकर भी स्कंदगुप्त निजी जीवन में पराजित। देवसेना के साथ रहने का सपना अधूरा और नाटक का अंत होता है। यहाँ पे महत्वपूर्ण उदाहरण दिए गए हैं जो पंक्तियाँ पूछी जाती हैं पेपर में। इस नाट्य रचना का आधार 2 मंत्रों पर स्थिर किया गया है जिनके संबंध में हमें कुछ कहना है। पहला यह उज्जैनी का पर दुख भंजक विक्रमादित्य गुप्त वंश से स्कंदगुप्त तथा दूसरा यह कि मार्तगुप्त ही दूसरा कालिदास था जिसे रघुवंश आदि काव्य बनाए। ये किससे लिया गया? भूमिका से। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, अपने को नियामक और कर्ता समझने की बलवती स्पृहा उसे बेगार कराती है। यह कथन किसका है? ये स्कंदगुप्त का है। राष्ट्र नीति दार्शनिकता और कल्पना का लोक नहीं है। इस कठोर प्रत्यक्षवाद की समस्या बड़ी कठिन होती है। परिणदत्त स्कंदगुप्त से कहता है, युद्ध तो करना ही पड़ता है, अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है। कुमारगुप्त और धातुसेन के कथन है, नहीं धर्मावतार समझ में तो इतनी बात आ गई कि लड़कर से ले लेना ही एक प्रधान स्वत है। संसार में इसी का बोलबाला है। ये कौन कहता है? धातुसेन। नहीं तो क्या रोने से भीख मांगने से कुछ अधिकार मिलकर जिसके हाथों में बल नहीं उसका अधिकार ही कैसा? और यदि मांगकर मिल जाए तो शांति की रक्षा कौन करेगा? भट्टार कहते हैं, कविता करना अनंत पुण्य का फल है। ये किसके कौन कहता है? मार्तगुप्त। कवित्व वर्णमय चित्र है जो स्वर्गीय भावपूर्ण संगीत गाया करता है। अंधकार का आलोक से, असत का सत्य से, जड़ का चेतन से और बाह्य जगत का अंतर जगत से संबंध कौन कराती है? कविता कह ही न है। यह मार्तगुप्त मदगल से कहती है, तुम अपनी निष्ठुर क्रीड़ा के भ्रमण से बहकाने से सुखी हुए, फिर लगे देखने मुझे पथिक पहचाने से। उस सुख का आलिंगन करने कभी भूल कर आ जाना। मिलन क्षितिज तट मधु जल निधि में मृदुल हिलकोर उठा जाना। मार्तगुप्त अपनी जन्म भूमि कश्मीर के वियोग में गाती है। इस गतिशील जगत में परिवर्तन पर आश्चर्य है। परिवर्तन रुका कि महापरिवर्तन परलय हुआ। परिवर्तन ही सृष्टि है, जीवन है, स्थिर होना मृत्यु है, निश्चेत शांति मरण है। प्रकृति क्रियाशील है, समय पुरुष और स्त्री की गेंद लेकर दोनों हाथ से खेलता है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की समष्टि अभिव्यक्ति की कुंजी है। पुरुष उछाल दिया जाता है, उत्प्रेक्षण होता है, स्त्री आकर्षित करती है और यही जड़ प्रकृति का चेतन है। धातु सान कहते हैं मार्तगुप्त से। पुरुष है, कौतूहल है और प्रश्न और स्त्री है विश्लेषण, उत्तर और सब बातों का समाधान। ये धातुसेन मार्तगुप्त से कहते हैं। के बीच दोनों के क्या हो रही है? बातें हो रही है। युद्ध क्या ज्ञान नहीं है? रुद्र का श्रृंगी नाद, भैरवी का तांडव नृत्य और शास्त्रों का वाद मिलकर एक भैरव संगीत की सृष्टि होती है। जीवन के अंतिम दृश्य को जानते हुए अपनी आंखों से देखना, जीवन रहस्य के चरम सौंदर्य की नग्न और भयानक वास्तविकता का अनुभव केवल सच्चे वीर हृदय होता है। ध्वंसमयी महामाया प्रकृति का वह निरंतर संगीत है जिसे सुनने के लिए हृदय में साहस और बल एकत्र करो। अत्याचार के शमशान में ही मंगल का, शिव का सत्य सुंदर संगीत का शुभारंभ होता है। ये जयमाला विजय से कहती है। यहाँ पे तृतीय अंक दिए गई हैं पंक्तियाँ। पवित्रता की माप है, मलिनता सुख का आलोचक है, दुख पुण्य की कसौटी पाप है। जहाँ हमारी सुंदर कल्पना आदर्श का नीड़ बनाकर विश्राम करती है वही स्वर्ग। देवसेना किससे कहती है? विजय से। संसार में सबसे महान है वह क्या है? त्याग। त्याग ही दूसरा नाम महत्व है। स्कंदगुप्त चकपालिक से कहता है, संपूर्ण संसार कर्म ने वीरों की चित्तशाला। वीरत्व एक स्वावलंबी गुण है, प्राणियों का स्वविकास संभवतः इसी विचार के ऊर्जित से हुआ है। चक्रपालित स्कंदगुप्त से कहते हैं, ऐसा जीवन तो विडंबना है जिसके लिए दिन रात लड़ना पड़े। स्कंदगुप्त चकपालित से कहते हैं, नए ढंग के आभूषण, सुंदर वसन, भरा हुआ यौवन, यह सब तो चाहिए ही, परंतु एक वस्तु और चाहिए। सुपुरुष को वशीभूत करने के पहले चाहिए एक धोखे की टट्टी। देवसेना कहते हैं, प्रत्येक परमाणु के मिलन में एक समय है। देवसेना सर्वात्मा के स्वर में आत्मा समर्पण के प्रत्येक ताल में अपने विशिष्ट व्यक्तिवाद को विस्मित हो जाना एक मनोहर संगीत है। देवसेना जयमाला से कहती है, समिष्टि में व्यष्टि रहती है, व्यक्तियों से ही जाति बनती है। विष प्रेम स्वभूत हित कामना परम धर्म, परंतु इसका अर्थ यह नहीं हो सकता कि अपने पर प्रेम न हो। इस पर अपने ने क्या अन्याय किया जो इसका बहिष्कार हो। जयमाला देवसेना से कहती है,
बलिदान करने के योग्य वह नहीं है जिसने अपना आपा खोया। वधु वर्मा और जयमाला। वधु वर्मा किससे कहता है? जयमाला से। वीरता उन्माद नहीं है, आंधी नहीं है जो उचित अनुचित का विचार न करती हो। केवल शस्त्र बल पर टिकी हुई वीरता बिना पैर की होती है और उसकी दृढ़ वृत्ति है न्याय। गोविंद गुप्त भट्टार्क से कहता है, क्षमा पर मनुष्य का अधिकार है, पर वह पशु के पास नहीं मिलती। उठो, मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ, देवकी शवनाग से कहती है। तृतीय अंक की पंक्तियां, संसार का मूक शिक्षक, शमशान क्या डरने की वस्तु है? जीवन की नश्वरता के साथ सर्वात्मा के उत्थान का ऐसा सुंदर स्थल कौन है? देवसेना विजय से कहती है। सब जीवन बीतता जाता, धूप छां के खेल सदृश सब समय भागता है प्रति क्षण में। नव अतीत के तुषार कण में हमें लगाकर भविष्य रण में आप कहाँ छिप जाता है सब। बुल्ले लहर हवा के झोंके, मेघ और बिजली के टोके, किसका साहस है कुछ रोके? जीवन का वह नाता है सब। ये कौन गाता है? नेपथ्य से गान गाता है। यमुनों के उद्धार ली हुई सभ्यता नाम की विलासिता के पीछे आर्य जाति उसी तरह पड़ी है जैसे कुल वधु को छोड़कर कोई नागरिक वेश्या के चरणों में है। सैनिक, उतरोगे अब कब भूभार, मानवता में राक्षस का अब है पूर्ण प्रचार। मातगुप्त व मृदुगुप्त ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। चतुर्थ अंश की पंक्तियां हैं, प्रणय वंचिता स्त्रियां अपनी राह के रोड़े विघ्नों को दूर करने के लिए वर्ज में भी दृढ़ होती है। हृदय को छीन लेने वाली स्त्री के प्रति हत्स वर्षवा रमणी पहाड़ी नदियों में भयानक ज्वालामुखी के विस्फोट से विभत्स और प्रलय की अनल शिखा से भी लहर तार होती है। क्षमा और उदारता वही सच्ची है और जहाँ स्वार्थ की भी बलि हो। विजया कहती है अनंत देवी से। भारत समग्र विश्व का है और संपूर्ण वसुंधरा उसके प्रेम पास के आबद है। अनादिकाल से ज्ञान की मानवता का ज्योति है विकीर्ण कर रहा। धातु सेन प्रख्यात कीर्ति से कहता है। ये वीडियो को आप पोज करके इन्हें आगे की पंक्तियां पढ़ लेना, यहाँ पे दी गई हैं। फिर ये पांचवें अंक की पंक्तियां हैं। आवश्यकता ही संसार के व्यवहारों का दलाल है। विजया कहती है अपने कुकर्मों का फल चखने में कड़वा परंतु परिणाम में मधुर होता है। भट्टार, अन्न पर स्वत और भूखा और धन पर स्वत देशवासियों का प्रकृति ने हमारे लिए हमें भूखों के लिए रख छोड़ा। वह थाती पंडित शिव देना से कहता है। देवसेना से, कोई सुख भोगने के लिए तो कोई सुख, कोई दुख भोगने के लिए तो कोई सुख, फिर सबका बोझा अपने सिर पर लाद कर क्यों व्यस्त होते हो? विजया कहती है। यहाँ पे भी ये महत्वपूर्ण पंक्तियां दी गई हैं। निर्लज हराकर भी नहीं हारता, मरकर भी नहीं मरता। भट्टार कहता है देश की दुर्दशा निहारोगे, डूबते को कब भी उबारोगे। देवसेना, वीरो हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार। ऊषा ने हंस अभिनंदन किया, पहनाया हीरक हार। मातगुप्त, सुना है वह दधीची का त्याग हमारा जातीय विकास। पुरंदर ने पावी से लिखा, अस्थि युग का मेरा इतिहास सिंधु सा विस्तृत था एक निर्वासित का उत्साह। दे रही है अभी दिखाई भग्न मगन रत्नाकर में वहरा। मातगुप्त, किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का राह पालना यही हमारी जन्मभूमि थी, यही कहीं से हम आए थे नहीं। मातगुप्त, जिए तो सदा उसी के लिए, यही अभिमान रहे, यह हर्ष निछावर कर दे हम हर्ष सर्वस हमारा प्यारा भारतवर्ष। मातगुप्त, आहा वेदना मिली विदाई, मैंने ब्रह्मवश जीवन संचित मधुकर की भीख लुटाई। कष्ट हृदय, ये किसका है? देवसेना गीत गाती है। कष्ट हृदय की कसौटी है, तपस्या अग्नि है सम्राट। देवसेना। अब धूर स्वामी, ये भी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक है। इसका प्रकाशन 1933 ईस्वी में हुआ और इसमें 3 अंकों में विभक्त है। इसमें स्त्री के पूर्ण विवाह का चित्रण किया गया है। विषय वस्तु, यह समस्या मूलक ऐतिहासिक नाटक है जिसका कथानक गुप्त काल से धौर स्वामी में प्रसाद ने भारतीय समाज में नारी जीवन के कटु यथार्थ गहन विचार किया। नाटक की भूमिका में प्रसाद जी लिखते हैं, यह ठीक है कि हमारे आचार विचार और धर्मशास्त्र की व्यवहारिकता की परंपरा विछिन्न सी है। आगे जितने सुधार या समाजशास्त्र के परीक्षात्मक प्रयोग देखे या सुने जाते हैं उन्हें चिंतित नवीन समझकर हम बहुत शीघ्र अभारतीय कह देते हैं, किंतु मेरा ऐसा विश्वास है कि तत्कालीन कल्याणकारी परिवर्तन भी हुए। इसलिए 1500 वर्ष पहले यह होना स्वाभाविक नहीं था। क्या होना चाहिए, कैसे होगा, यह तो व्यवस्थापक विचार करे, किंतु इतिहास के आधार पर जो कुछ हो चुका या जिस घटना के घटित होने की संभावना है उसी को लेकर इस नाटक में कथा वस्तु का विकास किया गया है। मुख्य पात्र है इसमें धुरस्वामिनी है जो रामगुप्त की पत्नी है और चंद्रगुप्त की पूर्व प्रारंभिक दृढ़ और साहसी स्त्री पात्र है। दूसरी है मंदाकिनी जो नाटक की सजीव पात्र है और उसमें तीखे प्रश्नों की व्यथा को सामने रखती है।
तीसरी पात्र है कोमा, जो सकराज की प्रेमिका है और जो बाद में उसे छोड़ देती है और सकराज से कहती है राजनीति का प्रतिशोध क्या एक नहीं को कुचले बिना नहीं हो सकता। अंत में वह सकराज के सामने आती है। चंद्रगुप्त है गुप्त साम्राज्य का शासी साम्राज्य के लिए मर मिटने वाला चरित्र है। रामगुप्त है जो गुप्त साम्राज्य का शासक, जो पिता द्वारा अयोग्य घोषित किए जाने के बावजूद छल कपट से राजा बनता है। शिखर स्वामी है रामगुप्त का सहयोगी है और गुप्त साम्राज्य अमात्य राष्ट्र रक्षा का उपाय सबसे ऊपर बताते हुए रामगुप्त के फैसले का समर्थन या यूं कहे रामगुप्त के निर्णय को धर्म नीति की आड़ में सही बताने वाले अवसरवादी, कुटिल, धूर्त और अयोग्य अमात्य हैं। पुरोहित है जो एक दृढ़ और सत्यनिष्ठ चरित्र, जिसे धर्म की सच्ची व्याख्या करने में भी कोई भय नहीं है। सकराज है सकराज स्वार्थी और विलासी प्रवृत्ति का शासक है। खिंगल है रामगुप्त के यहाँ सकराज का संधि प्रस्ताव लेकर जाने वाला। मीरदेव है कोमा के पिता और सकराज सक साम्राज्य के आचार्य से धार्मिक नेता है। फिर इसमें गौन पात्र है, कुबड़ा है, बोना है, हिजड़ा है, प्रतिहारी है, सामंत, कुमार, खड़ग धारणी, संघ सामंत और दासी नृत्या है। विशेष में है रंगमंच की दृष्टि से प्रसाद की सबसे सफल नाट्य कृत्य है। गुप्त काल का ऐतिहासिक विवरण प्राप्त होता है। प्रसाद जी ने इस नाटक में संस्कृत और व्यवहारिक भाषा का प्रयोग किया है। इस नाटक में मनोवैज्ञानिकता का भी प्रभाव है और इसमें नाट्य तत्वों का सागीन विकास हुआ है। कथा है इसमें यह नाटक 3 अंकों में विभाजित है। पहले अंक में नाटक प्रारंभ होता है धूर्स्वामिनी और खड़गधारणी के वार्तालाप से। नाटक के इसी अंश में प्राप्त होता है कि गुप्त सम्राट रामगुप्त की पत्नी पहले उसके भाई चंद्रगुप्त की प्रेमिका रह चुकी है और समुद्रगुप्त ने अपने बड़े पुत्र को अयोग्य जानकर उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त को घोषित किया था, परंतु रामगुप्त ने छल कपट को और न्याय के नाम देकर सत्ता संभाल ली। रामगुप्त कुटिल, विलासी और प्रवृत्ति का शासक था और डरपोक था। शक सम्राट की संधि जिससे उसे धूर्स्वामिनी मांगी गई थी, उसने देने का निर्णय लिया। विवाह को अस्वीकार करते हुए वह कहता है आचार्य के द्वारा पढ़े गए मंत्रों का बोझ वह क्यों उठाए। धूर्स्वामिनी बार बार उससे अपने सम्मान की भीख मांगती है और वह युद्ध के डर से उसे सकराज को सौंप देता है। चंद्रगुप्त इस निर्णय से असहमत होते हुए स्वयं सकराज के यहाँ जाने का निर्णय करता है, परंतु धूर्स्वामिनी उसे अकेले नहीं जाने देती और वह स्वयं साथ जाती है। दूसरे अंक में इस अंक का आरंभ कोमा के साथ होता है। वह भी एक व्यथित नारी है क्योंकि उसका प्रेमी सकराज भी विलासी प्रवृत्ति का शासक है और धूर्स्वामिनी को प्राप्त करने की इच्छा करने वाला सकराज स्त्री को भोग्य और वस्तु के अतिरिक्त कुछ नहीं समझता। अपने आवेश में सकराज आचार्य मिहिर देव का अपमान करता है। यह पूरा प्रकरण सकराज के चरित्र के स्वार्थी और विलासी स्वरूप का उदाहरण है। इसी अंक में चंद्रगुप्त के हाथों मारा जाता है। तीसरा अंक है पूर्व के दोनों अंकों में उद्घाटित समस्याओं का विश्लेषण और समाधान के लिए रचा गया है। इस अंक में धूर्स्वामिनी और रामगुप्त का विवाह पुरोहित द्वारा खारिज किया जाता है क्योंकि रामगुप्त गौरव से नष्ट और आचरण से पतित था। रामगुप्त परिषद की बैठक में चंद्रगुप्त को मारने के चक्कर में स्वयं एक सामंत द्वारा मार गिराया जाता है और चंद्रगुप्त की जय जयकार के साथ नाटक समाप्त होता है। उदाहरण दिए पहले अंक का है राजनीति में सिद्धांत में राष्ट्र की रक्षा सब उपाय उसके करने का आदेश है। शिखर मूर्खों ने स्वार्थों के लिए साम्राज्य के गौरव का सर्वनाश करने का निश्चय कर लिया। सच है वीरता जब भागती है तो उसके पैरों में राजनीति छल छंद को धूल उड़ाती है। मंदाकिनी कहती है जीवन विष की संपत्ति है, प्रसाद से क्षणिक आवेश से या दुख की कठिनाइयों से उसे नष्ट करना ठीक तो नहीं है। चंद्रगुप्त अनार्य निष्ठुर है, मुझे कलंक कालिमा के कारगर में बंद कर मर्म वाक्य के धुएं से दम घोटकर मार डालने की आशा न करो। आज मेरी असहायता मुझे अमृत पिलाकर मेरा निर्मल जीवन बढ़ाने के लिए तत्पर है। जाओ, मैं एकांत चाहती हूँ। धूर्स्वामिनी कितना अनुभूतिपूर्ण था वह एक क्षण आलिंगन, कितने संतोष से भरा था। नियति ने से अज्ञात भाव से माना लू से तपी हुई वसुधा को क्षितिज के निर्जन में सायकालीन शीतल आकाश से मिला हुआ हो। यह कथन किसका है? धूर्स्वामिनी कहती है। द्वितीय अंक में क्या है? यौवन तेरी चंचल छाया। कोमा छल का बहिरंग सुंदर होता है। मिहिरदेव प्रेम का नाम न लो, एक पीड़ा थी जो छूट गई। कोमा सकराज से कहती है सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है, मैं तो पुरुषार्थ ही सबका नियामक समझता हूँ। सकराज राजनीति ही मनुष्य के लिए सब कुछ नहीं है, राजनीति के पीछे नीति से भी हाथ न धो बैठो जिसका विश्व मानव के साथ व्यापक संबंध है। मिहिरदेव चंद्रे मेरे भाग्य के आकाश में धूमकेतु सी अपनी गति बंद करो। धूर्स्वामिनी तृतीयांक में पुरोहित कहता है
रोहित जी, मैं राजनीति नहीं जानती, किंतु इतना समझती हूँ कि जो रानी शत्रु के लिए उपहार में भेज दी जाती है वह महादेवी की उस पदवी से पहले ही वंचित हो गई होगी, दुर्स्वामिनी कहती है। विधान की साई का एक बिंदु गिरकर भाग्य लिपि पर कालिमा चढ़ा दे। भगवान ने स्त्रियों को उत्पन्न करके, ये चंद्रगुप्त कहता है, भगवान ने स्त्रियों को उत्पन्न करके ही अधिकारों से वंचित नहीं किया, बल्कि तुम लोगों की दासी वृत्ति ने उन्हें लुटा दिया। मंदाग्नि, जिन स्त्रियों को धर्म बंधन में बांधकर उनकी सम्मति के बिना उनका सब अधिकार छीन लेते हैं, तब क्या धर्म के पास कोई प्रतिकार, कोई संरक्षण नहीं छोड़ते जिससे वे स्त्रियां अपनी आपत्ति में अवलंब मांग सके। मंदाग्नि कहती है। अब है धर्मवीर भारती का नाटक है अंधायुग, प्रकाशन 1955 ईस्वी में। यह महाभारत की युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखा गया है और यह 5 अंकों का नाटक है। ठीक है। इतिहास का चित्रण करता है। आधुनिक संदर्भ में यह कर्म, भाग्य, आस्था, नास्ता संदर्भ है। पहला अंक कौरव नगरी है, दूसरा अंक पशु का उदय, तीसरे अंक में अस्थामा का अर्थ सत्य, अंतराल पंख पहिए और पट्टिया, चौथा अंक है गंधारी का साप और पांचवा अंक है विजय, एक कर्मिक आत्महत्या, समापन प्रभु की मृत्यु। विषय वस्तु, धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया यह नाटक एक पौराणिक कथा पर आधारित है, लेकिन यह पौराणिक कथा पर आधारित होने के बावजूद आधुनिक भावबोध व्यक्त करता है। नाटक की भूमिका में धर्मवीर भारती लिखते हैं, पर एक नशा होता, अंधकार के गरजते महासागर की चुनौती। इस नशे में इतनी गहरी वेदना और इतना तीखा सुख घुला मिला रहता है कि उसके आस्वादन के लिए मन बेबस हो उठता है। इस नाटक में कुल 5 अंक हैं, जिसमें स्थापना, अंतराल और समापन की भी योजना की गई है। स्थापना है अंधायुग। नाटक का प्रारंभ मंगलाचरण से होता है तथा युद्धों उपरांत एक गीत होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि पूछ सकते हैं कि नाटक का प्रारंभ कब कहाँ से होता है, तो मंगलाचरण से होता है। यह गीत है, यह अंधायुग अवतरित हुआ, यह कथा ज्योति की है अंधों के माध्यम से। पात्र है इसमें, मुख्य पात्र है अश्वत्थामा है, जो गुरु द्रोण के पुत्र दुर्योधन का मित्र और कृष्ण तथा पांडवों से शत्रुता का संबंध है। कृष्ण है पौराणिक कथा से भिन्न मानवीय रूप में चित्रित है। गांधारी धृतराष्ट्र की पत्नी है तथा कौरवों की मां है। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे हैं, हस्तिनापुर के राजा, पुत्र मोह में अंधा पिता। कृतवर्मा है युद्ध के बाद जीवित कौरवों की ओर लड़ने वाला। संजय है व्यास द्वारा दिव्य दृष्टि प्राप्त करके महाभारत के युद्ध का आंखों देखा वृत्तांत धृतराष्ट्र को सुनाने वाला है। विरधयाचक है, ये एक कल्पित पात्र है जो कौरव की विजय की भविष्यवाणी करता है, लेकिन भविष्यवाणी झूठी हो जाती है और बाद में अश्वत्थामा द्वारा उसकी हत्या की जाती है। युयुत्सु है धृतराष्ट्र की दासी से उत्पन्न पुत्र, जो युद्ध में पांडवों की तरफ से लड़ता है, युद्ध के अंत तक बचा रहता है। विदुर है गांधीवादी पात्र है, कृष्ण भक्त है, कुशल राजनीतिक है। गौण पात्र में है प्रहरी 1, प्रहरी 2, व्यास, कृपाचार्य, युधिष्ठिर, भीम, गूंगा भिखारी, बलराम। विशेष है इस नाटक में केवल एक स्त्री पात्र है। रंगमंचता की दृष्टि से ये एक सफल नाटक है। वक्ता श्रोता कथी शैली में नाटक की रचना की गई है, तो कौन सी शैली में? वक्ता श्रोता कथा शैली में। यह एक गीत नाट्य है। इस नाटक का रेडियो रूपांतरण भी किया गया है। नाटक का ग्रीक नाट्य शैली तथा लोक नाट्य शैली दोनों का में प्रख्यात है। निर्देश में नाटककार धर्मवीर भारती लिखते हैं, दो प्रहरी जो घटना और स्थितियों की पर अपनी व्याख्यात चलाते हैं और वह बहुत ही ग्रीक कोरस के निम्न वर्ग में पात्रों की ओर है। दृश्य परिवर्तन या अंक परिवर्तन के समय कथा गायन के कथन है, ये लोक नाट्य परंपरा से ली गई है। कथा सार है, पहले अंक में कौरव नगरी है। इस अंक का प्रारंभ कथा गायन से होता है, जिसमें युद्ध में कौशल पांडव द्वारा किए गए अमर्यादित आचरण और व्यवहार का हस्तक्षेप किया गया है। युद्ध के अंतिम दिन 2 प्रहरी कौरवों महलों में राज्य और कुल नाश का बोध करते हुए बातचीत कर रहे हैं। तभी गिद्धों की टोली उड़ती आती है, जो उन्हें अपशकुन सूचना लगती है। तभी विदुर द्वारा धृतराष्ट्र और गांधारी के बीच मर्यादा पालन को लेकर संवाद होता है। इस संवाद में गांधारी आवेश में आकर कृष्ण को धोखेबाज और मर्यादा का हत्यारा कहती है। तभी विरधयाचक आता है, जिसने कभी भविष्यवाणी में कहा था कि युद्ध में कौरवों की जीत होगी। वह कहता है कि कृष्ण ने अपने अनासक कर्म से नक्षत्रों की गति को मोड़ दिया है, जिसके कारण उसकी भविष्यवाणी गलत हुई। इस अंक का अंत प्रहरी के कथन गायन से होता है।
कथा गायन से। दूसरे अंक में पशु का उदय है। इस अंक में संजय कृतवर्मा को अर्जुन द्वारा किए गए कौरवों के विनाश का समाचार सुनाता है और भीम दुर्योधन के बीच हुए गदा युद्ध में दुर्योधन के घायल होने की सूचना देता है। उसी समय अपने टूटे धनुष लेकर अश्वत्थामा प्रवेश करता है और अपने पिता के छलवृंद वध से विक्षिप्त होकर पांडवों के वध की प्रतिज्ञा करता है। तभी संजय देखकर वह उसका गला दबोचता है। कृपाचार्य और कृतवर्मा उसे बचा लेते हैं। अश्वत्थामा कौरव नगरी से लौट रहे हैं, वृद्ध याचक का वध कर देता है। अंत में कृपाचार्य और कृतवर्मा उसे शांत करते हैं। तीसरे अंक में है अश्वत्थामा का अर्धसत्य। इस का आरंभ कथा गायन से ही होता है। हारी हुई घायल कौरव सेना के साथ युयुत्सु को देखकर नगरवासी भयभीत हो जाते हैं और युयुत्सु पांडव पक्ष से लड़ने के कारण आत्मग्लानि से ग्रस्त दिखाई देता है और गांधारी उस पर कठोर व्यंग करती है। तभी संजय दुर्योधन की पराजय का समाचार लाता है। दुर्योधन का पांडवों द्वारा अनैतिक रूप से वध किए जाने पर अश्वत्थामा पांडवों के वध का प्रण करता है और कौरव सेना का प्रधान सेनापति बनता है। तभी रात्रि में अश्वत्थामा को स्पष्ट हुए कौवे पर उल्लू का आक्रमण और कौवे का वध दिखता है स्वप्न में। इसी से उसकी प्रीति होकर वह पांडवों का वध करने के लिए उन्हें शिविर की ओर जाता है। पंख, पहिए और पट्टियां। अंतराल। यहाँ अश्वत्थामा द्वारा मारे गए वृद्ध याचक की आत्मा प्रवेश करती है और युयुत्सु, संजय, विदुर आदि पात्र प्रेतात्मा के पीछे खड़े होकर अपनी अपनी आंतरिक असंगति से उत्पन्न पीड़ा को व्यक्त करने लगते हैं। अंत में महादेव भीषण रूप में अश्वत्थामा को पांडव शिविर में प्रवेश करने से रोकते हैं। चौथे अंक में है गांधारी का श्राप। इस अंक में महादेव को प्रसन्न कर अश्वत्थामा पांडव शिविर में प्रवेश कर पांडव पुत्रों के साथ अन्य मारुति तथा सैनिकों का वध कर देता है। यह सुनकर गांधारी प्रसन्न हो जाती है, लेकिन दुर्योधन की मृत्यु का समाचार पाकर वह मूर्छित हो जाती है। अंक के बीच में आय कथा गायन द्वारा कौरवों के तर्पण के लिए युयुत्सु, धृतराष्ट्र, संजय, विदुर आदि युद्ध भूमि की ओर जाते हैं। अर्जुन के बाणों से घायल अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है। कृष्ण के कहने पर अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र चलाता है। तभी व्यास आकर दोनों को अपना अस्त्र लौटाने को कहते हैं। अर्जुन तो अस्त्र लौटा देता, किंतु अश्वत्थामा अपना ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ पर चला देता है, जिसे कृष्ण अपनी शक्ति से बचा लेते हैं और अश्वत्थामा क्रोधित होकर कृष्ण शाप देते हैं कि पीप घाव से युक्त शरीर लेकर अनंत काल तक दुर्गम स्थानों पर भटकता रहेगा। युद्ध भूमि में गांधारी दुर्योधन के अस्थिपंजर को देखकर कृष्ण को शाप देती है कि तुम स्वयं अपने वंश का विनाश करके किसी साधारण व्याध के हाथों मारो जाओगे। पांचवा अंक, विजय एक कर्मिक हत्या है। इस अंक में कथा नायक पांडव राज्य की स्थापना का उल्लेख करते हैं। युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो गया। भीम के कटु वचनों से मर्माहत होकर धृतराष्ट्र तथा गांधारी वन चले जाते हैं। युयुत्सु अपमानित होकर भाले से आत्महत्या का प्रयास करता है, किंतु सफल नहीं होता। कुंती, गांधारी और धृतराष्ट्र भीषण दावाग्नि में भस्म हो जाते हैं। समापन, प्रभु की मृत्यु। समापन में कृष्ण की मृत्यु की घटना का उल्लेख झाड़ी के पीछे जयनाम का व्याघ्र कृष्ण के बाएं पैर पर मृग का मुख समझकर बांध चला देता है। अश्वत्थामा को लगता है कि प्रभु ने प्रसन्न होकर अपने रक्त से उसकी पीड़ा को व्यक्त किया है। उसके मन में प्रभु के प्रति आस्था का उदय होता है। व्याध के कथन से स्पष्ट होता है कि अंधे युग में प्रभु का अंश निष्क्रिय संजय, आत्मघाती युयुत्सु और विगलित रहेगा तथा उनका दूसरा अंश मानव मन के उस मंगलकारी समय में निवास करेगा जो ध्वंस पर नूतन निर्माण करेगा। नूतन सृजन, निर्भयता, साहस और मर्यादा युक्त आचरण में प्रभु बार बार जीवित हो उठेंगे। पहले अंक में टुकड़े टुकड़े हो बिखर चुकी मर्यादा, उसको दोनों ही पक्षों ने तोड़ा है। पांडव ने कुछ कम, कौरवों ने कुछ ज्यादा। दोनों ही पक्षों में जीता अंधापन, भय का अंधापन, ममता का अंधापन, अधिकारों का अंधापन, ममता का अंधापन। जो कुछ सुंदरता, शुभता, कोमलतम था वह हार गया। द्वापर युग बीत गया। ये कथा गायन है। 17 दिनों के लोम हर्षक संग्राम में भाले हमारे ये, ढाले हमारी ये निरर्थक पड़ी रही। अंगों पर बोझ बनी, रख सकते हम केवल, लेकिन रखने कुछ भी नहीं था यहाँ। अंधे राजा की प्रजा कहाँ तक देखे। प्रहरी 1 और प्रहरी 2 से है।
संस्कृति थी वह एक बूढ़े और अंधे की, जिसकी संतानों ने महायुद्ध घोषित किए, जिसके अंधेपन में मर्यादा, गलित अंग वेश्या सी प्रजाजनों को भी रोगी बनाती फिरी। उस अंधी संस्कृति, उस रोगी मर्यादा की रक्षा हम करते रहे 17 दिन तक, जीवन के अर्थहीन सुन गलियारे में पहरा दे देकर। अब थके हुए हैं हम। यह प्रहरी 2 और प्रहरी 1 से ली गई पंक्तियां। भीष्म ने कहा था, गुरुद्रोण ने कहा था, इसी अंतपुर में आकर कृष्ण ने कहा था, मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुए अजगर सी कुंजलिका में कौरव वंश को लपेट कर सूखी लकड़ी सा तोड़ मरोड़ दे डालेगी। ये किसका है? विदुर ने कहा था धृतराष्ट्र। पर वह संसार स्वत अपने अंधेपन से उपजा था। कौरव जो मेरी मासलता से उपजे थे, वे ही थे अंतिम सत्य। मेरी ममता ही वहां नीति थी, मर्यादा थी। शिखरों की ऊंचाई कर्म की नीचता का परिहार नहीं करती। ये पंक्तियां किसकी हैं? ये विदुर कहते हैं। और विजय क्या है? एक लंबा और धीमा तिल तिल कर फलीभूत होने वाला आत्मघात है। युधिष्ठिर विदुर से कहता है। समापन। झूठे हैं ये प्रस्तुत स्तुति वचन, ये प्रशंसा वाक्य कृष्ण ने किया है, वही मैंने किया था जो पांडव शिविर में सोया हुआ नशे में डूबा व्यक्ति होता है एक सा। उसने नशे में डूबे अपने बंधुजनों की है व्यापक हत्या। अश्वत्थामा। आज वह सारा अभिमान मेरा टूट गया। जीवन भर रहा मैं निरपेक्ष, सत्य कर्मों में उतरा नहीं। धीरे धीरे खो दी दिव्य दृष्टि। यह किसने कहा है? संजय ने। अपने ही सोनित से मुझको अभिव्यक्त किया। जैसे सड़ा रक्त निकल जाने से घोड़े की टीस फटा जाती है, वैसे ही मैं अनुभव करता हूँ विगत शोक। यह जो अनुभूति मिली, यह क्या आस्था है? अश्वत्थामा ने। सुनता हूँ किसका स्वर इन अंधलोकों में, किसको मिली है नई आस्था? नरपशु अश्वत्थामा को। आस्था नामक यह घिसा हुआ सिक्का अब मिला अश्वत्थामा को, जिसे नकली और खोटा समझकर मैं कूड़े पर फेंक चुका था वर्षों पहले। ये युत्सु। पर मैं तो हूँ निष्क्रिय, निरपेक्ष, सत्य। मार नहीं पाता हूँ, बचा नहीं पाता हूँ, कर्म से पृथक हूँ, खोता जाता हूँ क्रमश अर्थ अपने अस्तित्व का। संजय कहते हैं युयुत्सु से, क्या मैंने वध, किंतु हाथ मेरे नहीं थे, वे हृदय मेरा नहीं था। वह अंधा युग बैठ गया था मेरी नस नस में, अंधी प्रतिहिंसा बन। ये किसका है? अश्वत्थामा का। होती होगी वधिकों की मुक्ति प्रभु के मरण से, किंतु रक्षा कैसे होगी अंधे युग की मानव भविष्य से, प्रभु के इस कायर मरण के बाद। ये युत्सु। लेकिन शेष मेरा दायित्व लेंगे बाकी सभी। मेरा दायित्व वह स्थित रहेगा हर मानव मन के उस व्रत में, जिसके सहारे वह सभी परिस्थितियों का अतिक्रमण करते हुए नूतन निर्माण करेगा। पिछले ध्वंसों पर मर्यादा युक्त आचरण में, नित्य नूतन सृजन में, निर्भयता के, साहस के, ममता के, रस के क्षण में जीवित और सक्रिय हो उठूंगा बार बार। कृष्ण कहता है वृद्ध याचक के द्वारा। क्या कोई सुनेगा जो अंधा नहीं है और विकृत नहीं है और मानव भविष्य को बचाएगा? वृद्ध याचक कहते हैं। अब यहाँ पे लक्ष्मी नारायण द्वारा लिखा हुआ नाटक सिंदूर की होली, लक्ष्मी नारायण मिश्र। इसका प्रकाशन वर्ष 1934 ईस्वी में। इस नाटक में 3 अंकों में विभक्त है। इब्सन, बर्नार्ड शॉ इत्यादि पश्चिमी विचारकों से प्रभावित लक्ष्मी नारायण मिश्र हिंदी में समस्या नाटक के लिए महत्वपूर्ण लेखक माने जाते हैं। विषय वस्तु है, जैसा कि इस नाटक की भूमिका में ही रामप्रसाद त्रिपाठी निराला है। प्रस्तुत नाटक के रचयिता श्री लक्ष्मी नारायण जी इब्सन, बर्नार्ड शॉ आदि नाटककारों के विचारों और भावनाओं से प्रेरित होकर इसके इर्द गिर्द नाट्य साहित्य में नवीन धारा का प्रचार करने की चेष्टा करते हैं। मिश्र जी ने बुद्धिवाद से प्रेरित होकर यह नाटक लिखा और मूल एक समस्या नाटक है। यह नाटक 3 अंकों में विभाजित है। इसमें तत्कालीन नारी समस्याओं का चित्रण किया गया है, जिसमें नारी देह, पुनर्विवाह, वेदव्य समस्या पर प्रकाश डाला गया। इसमें मिश्र जी द्वारा प्रेम कला एवं साहित्य खूबसूरत अंतर्द्वंद चित्रित किया गया है। इसके प्रत्येक पत्र का अपना अपना व्यक्तित्व है, प्रत्येक भावना और इसके व्यक्तित्व का चित्रण सहानुभूति पूर्वक किया गया है, जिसमें भावुकता के भीतर बुद्धिवाद का पक्ष लिया गया है। सामाजिक वैषम्यता पृष्ठभूमि में नारी और पुरुष के संबंधों का चित्रण किया गया है। प्रमुख पात्र है मुरारी लाल है, जो डिप्टी कलेक्टर, जो स्वभाव से भ्रष्ट, धोखेबाज और चरित्रहीन है। रजनीकांत है, ईमानदार, निर्भीक और कर्तव्यनिष्ठ पात्र है। मनोरमा है, जो विधवा है, वैद्य दत्त को झेल रही है और तर्कशील नारी पात्र है।
मनोज शंकर है जो बांसुरी बजाता रहता है और पिता की मौत के कारणों को न जानने से मानसिक रूप से विक्षिप्त रहता है। चंद्रकला है मुरारी लाल की पुत्री जिसे रजनीकांत से पहली नजर में प्रेम हो जाता है। भागवंत सिंह है जमींदार जो रजनीकांत की हत्या करवाता है और ये सहायक है। हरनंदन है रजनीकांत की हत्या का में सहायक। डॉक्टर है चंद्रकला के बीमार पड़ने पर आता है। इलाज को लेकर मनोज शंकर से हल्की बहस होती है। गौन पात्र में माहिर अली व कुछ और जन है। विशेष में है यह समस्या नाटक जो इब्सन और बर्नार्ड शॉ से प्रभावित रंगमंच को ध्यान में रखकर लिखा गया। कथा सार पहले अंक में नाटक के इस पहले अंक में ही सभी महत्वपूर्ण पात्रों का परिचय दिया जाता है और इस अंक में रजनीकांत नामक युवक की हत्या की सुपारी लेकर जमींदार भागवंत सिंह के साथ हरनंदन सिंह पहुंचता है। शुरू में डिप्टी कलेक्टर घूस लेकर उन्हें आपस में समझौता करने एवं स्वयं रजनीकांत को समझा बुझा देने का सुझाव देता है। रजनीकांत भगवंत सिंह के ही वंश से था जिसका जमीनी विवाद उससे रहा था। भगवंत सिंह रजनीकांत की लगान बंदी और भाषणबाजी एवं उसकी सक्रियता से चिढ़ा हुआ और उसे जान से मारना चाहता है। जब तक मुरारी लाल डिप्टी कलेक्टर सुझाव दे रहा था तब तक तो उसने अपने गुंडों से रजनीकांत को मरवा दिया। हत्या की बात पर मुरारी लाल आग बबूला हो गया, लेकिन शीघ्र ही इस घटना पर 4 गुना घूस 40,000 मिलने पर शांत हो जाता है। वे भगवंत सिंह और उसके बीच दलाली करा रहे अपने मुंशी माहिर अली से कहता है कि हम लोग मनुष्य और उसके अधिकारों की रक्षा के लिए कुर्सी पर नहीं बैठते। हम लोगों को तो काम है केवल कानून की रक्षा करना। यही बुराई है और इसलिए सब हो रहा है। इस अंक में चंद्रकला मनोरमा के मध्य कला और शिक्षा के लेकर संवाद होता है। प्रेम के दर्शन पर चर्चा हुई। प्रतीत हुआ कि चंद्रकला मुरारी लाल की पुत्री रजनीकांत से प्रेम कर बैठी। इसी अंक में कानून और कला को लेकर मनोरमा संग मुरारी लाल का भी संवाद हुआ। दूसरे अंक में कहते हैं इस अंक में मनोरमा मनोज शंकर के मध्य प्रेम आत्मीयता को लेकर संवाद है जिसमें पुरुष के रोग और विधवा वेदव्य को लेकर बात हुई। मुरारी लाल और मनोज शंकर के मध्य में खटास प्रतीत होता है। इस अंक में दिखाया गया है कि पाश्चात्य चिकित्सा बढ़ते मानसिक विकार को लेकर अब भी पिछड़ी हुई है। मनोज शंकर डॉक्टर के संवाद से इसका पता चलता है। तीसरा अंक है चंद्रकला रजनीकांत के हाथों से अपनी मांग भरती है, जहां बहस में मनोरमा उसे अंग्रेजी आत्मा और भारतीय आत्मा का फर्क समझाती है। इसी अंक में मनोज शंकर को अपने पिता के हत्यारे का पता चलता है जो कोई और नहीं बल्कि उसे पालने वाला मुरारी लाल ही था। मुरारी लाल ने चंद रुपयों के लिए मनोज शंकर के पिता और अपने मित्र की नाव से ढकेल कर हत्या कर दी थी, जिसका कारण वह अकेला रह जाता है। प्रमुख उदाहरण दिए पहले अंक में बस उसने अपना क्या बिगाड़ा। बड़े घरानों में ऐसे लड़के भी पैदा हो जाते हैं, लेकिन किसी तरह निभाना ही पड़ता है। उसकी बुराई आपको छिपानी चाहिए जिससे आपको भी बुराई मिले। ये मुरारी लाल कहता है भगवंत सिंह से। दूसरा कथन है आजकल का कानून ऐसा ही है जिसमें सजा उसको नहीं दी जाती जो अपराधी है, सजा केवल उसको होती है जो अपराध को छिपाना नहीं जानता। बस यही कानून है। जहां देहातों में अधिकांश लोग रोग पूजा पाठ और तंत्र मंत्र से अच्छे किए जाते हैं, इन चीजों का प्रभाव सीधा मस्तिष्क पर होता है और उनकी इच्छा शक्ति जाग जाती है। प्रकृति की शक्तियों को काम करने का अवसर मिल जाता है। ये मनोज शंकर कहते हैं डॉक्टर से। विधवा विवाह हो रहा है लेकिन वेदव्य कहाँ मिट रहा है। समाज इस आग को बुझा नहीं सकता, इसलिए उसे अपने छज्जे से उठाकर अपनी नींव में रख रहा है। तुम्हारे साधक सुधारक राजनीतिक कवि लेखक उपन्यासकार नाटककार सभी विधवा के आंसुओं में बहते हुए दिख पड़े हैं। मनोरमा कहती है मनोज शंकर से। विधवाओं के उद्धार के नाम पर यह आंदोलन पुरुषों ने उठाया है अपने उद्धार के लिए। किसी प्राकृतिक विधवा से पूछो जो अभी तक पुरुषों के विषैले वातावरण में न आई हो, देखो उसकी दृष्टि पृथ्वी में गड़ जाती है या नहीं। मनोरमा कहती है मनोज शंकर से। मेरे आत्मज्ञान को तुम मोह कह रही हो, मैं जिसकी थी उसकी हो चुकी। और समझौता कैसा, आग और पानी का समझौता कैसा। मनोज सब तरह से योग्य है, लेकिन उनके भीतर एक प्रकार का संदेह, एक प्रकार का अंधकार जो मैं समझ नहीं सकती। चंद्रकला कहती है मनोरमा से। आपस में बातचीत कर रहे हैं चंद्रकला और मनोरमा। स्त्री का हृदय सर्वत्र एक है, क्या पूर्व क्या पश्चिम, क्या देश क्या विदेश। चंद्रकला मनोरमा से कहती है रोटी और कपड़े के प्रश्न को लेकर इस तीर्थ की मर्यादा बिगड़ गई। हमारा स्त्रियों का निर्माण भी उन्हीं की उपकरणों से हुआ जिनसे पुरुषों का हुआ, लेकिन तब तक हम पुरुषों की गुलामी में सदैव से चली आ रही हैं। हमारे भीतर कभी संदेह नहीं पैदा हुआ। ऐसा क्यों? पुरुष की 4 हाथ की सेज में ही हमारा संसार सीमित है। पुरुष ने स्त्री की कमजोरी को उसका गुण बना दिया और वह उसी प्रशंसा में सदैव के लिए आत्मनिर्भर कर बैठी। दूसरों की रक्षा में हम अपनी रक्षा नहीं कर सकी। चंद्रकला मनोरमा से कहती है
मेरे भीतर आज भी चिरंतन नारी तत्व का उदय और मेरी चेतना आज भी मेरे चारों ओर फैली रही। तुम कहती हो मुझे उन्माद हो रहा है, मैं आज अपने पैरों पर खड़ी हो रही हूँ। चंद्रकला मनोरमा। पुरुष बलि है, सब तरह से बलि रहेगा। मैं द्वंद में विश्वास नहीं करती। स्त्री ने स्वयं अपना नरक बनाया, पुरुष उसके लिए दोषी नहीं है। हमने अब कभी अपनी आत्मा को पुकार नहीं सुनी। तुम्हारा विधवापन तो रूढ़ियों का विधवापन है, वेद मंत्रों और ब्रह्मभोज का। जिस पुरुष को तुमने देखा नहीं, जिसकी कोई धारणा तुम्हें नहीं, जिसकी कोई स्मृति तुम्हारी आत्मा को हिला नहीं सकी, उसका वेधव्य कैसा। चंद्रकला मनोरमा से कहती है। भावुकता और विक्षोभ के अवसर पर निकले हुए सब संस्कारों की मर्यादा इस तरह नहीं मिटा सकते, इसलिए कि आदर्श उनका आधार नहीं होता। परीक्षा की आंच में ठहर कर भी नहीं सकते। स्वतंत्र स्थित आज के दिन के नए विचार जो संसार को एकदम स्वर्ग देना चाहते हो, उनमें से एक है, लेकिन इस नए स्वर्ग की कल्पना के मूल में कोई आदर्श नहीं। हाँ, प्रवृत्तियों की घुड़दौड़ के लिए यह काफी मैदान है। मनोरमा चंद्रकला से कहती है। हमारे यहाँ से आत्मा अनादि अनंत है। आजकल के जिन लोगों की अंग्रेजी की ऊंची शिक्षा मिल गई है हमारे यहाँ, ये किसके कथन है। मनोरमा चंद्रकला से कहती है। अबे मोहन राकेश का नाटक है आधे अधूरे, सन 1969 में प्रकाशित होता है। यह नाटक स्त्री पुरुष संबंध और दाम्पत्य संबंध के खोखलेपन तथा पारिवारिक विघटन की जीवन स्थितियों को दर्शाने वाला नाटक है। यह नाटक धर्मयुग साप्ताहिक पत्रिका में सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ। प्रथम मंचन ओम शिवपुरी के निर्देशन में देशांतर द्वारा दिल्ली में है। निर्देशक ओम शिवपुरी का वक्तव्य है। यह आलेख एक स्तर पर स्त्री पुरुष के बीच के लगाव और तनाव का दस्तावेज है। यह नाट्यकृति पारिवारिक विघटन की गाथा तथा अभिशप्त कुटुंब का हर एक सदस्य एक दूसरे से कटा हुआ है। यह नाटक रचना मानवीय संतोष के अधूरेपन का रेखांकन है। यह नाटक मेरे लिए व्यक्तियों की भिन्नता के बावजूद मानवीय अनुभव को समानता का दिग्दर्शन करती है। पांचवा है, एक निर्देशक की दृष्टि से आधे अधूरे मुझे समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक लगता है। पात्र है, काले सूट वाला आदमी है जो कि पुरुष, एक पुरुष, दो पुरुष, तीन पुरुष, तीन तथा पुरुष चार की भूमिका में है। पुरुष एक के रूप में देशांतर है, पतलून कमीज महेंद्र नाथ है। सावित्री स्त्री का पति है जो 22 साल का दाम्पत्य जिंदगी में अपनी लड़ाई हार चुके छटपटा की है। परिवार में आपको बोझ की तरह पाता है, अब वह केवल एक ठप्पा, एक रबड़ का टुकड़ा है। महेंद्र नाथ का परिवार दिल्ली में रहता है, अन्य पुरुषों से पत्नी के संबंधों को लेकर असहज है। पुरुष दो के रूप में पतलून और बंद गले का कोट है। सिंघानिया सावित्री का बोस है। इसमें सावित्री अपने लड़के की नौकरी की सिफारिश करती है, असंबंध बातें करता है, अपने आप से संतुष्ट फिर भी आशंकित है। पुरुष तीन के रूप में है। पतलून टी शर्ट जगमोहन है, सावित्री का पुराना मित्र है, वर्तमान में पुणे दिल्ली ट्रांसफर है। सावित्री अंत में जगमोहन के साथ जाना चाहती परंतु असफल। अपनी सुविधा के लिए जीने का दर्शन पूरे हाव भाव में है। पुरुष चार के रूप में पतलून के साथ पुरानी काट का लंबा कोट है, जुनेजा महेंद्र नाथ का मित्र तो पुराना बिजनेस पार्टनर। नाराज व्यतीत होकर महेंद्र नाथ जुनेजा के घर जाता है। सावित्री से महेंद्र मुक्त कराने का आग्रह करता है। स्वभाव में कहियापन है। स्त्री पात्र है, उम्र में 40 की छूती है। सावित्री केंद्रीय पात्र है, पुरुष एक की पत्नी है, एक पूर्ण मनुष्य की तलाश है। पारिवारिक जीवन में जिम्मेदारियों तथा सदस्यों की लापरवाही से तंग है, खींच और तनाव से ग्रस्त है। बड़ी लड़की है, उम्र में 20 से ऊपर है, नहीं है, बिन्नी है। सावित्री के दोस्त मनोज के साथ भागकर शादी करती है। भाव में परिस्थितियों से संघर्ष का अवसरवाद और उतावलापन, कभी कभी उम्र से बढ़कर बड़प्पन, पूरे व्यक्तित्व में एक बिखराव। अब घर में बेगाना महसूस करती है। छोटी लड़की की उम्र 13 के बीच, किन्नी भाव स्वर है, चाल हर चीज में विद्रोह। स्कूल की विद्यार्थी है। लड़का उम्र में 21 के आसपास, शौक है बीएससी की पढ़ाई की अधूरी है, एयरफोर्स की नौकरी छोड़ी है। चेहरे से यहाँ किसी की हंसी भी झलकती, खास तरह की कड़वाहट है। कथा सार है, यह नाटक दो भागों में पूर्वाध और उत्तरार्ध में विभक्त है। आधे अधूरे यह आधुनिक मध्य वर्गीय शाही परिवार की कहानी है। महेंद्र नाथ बेरोजगार है और उसकी पत्नी सावित्री नौकरी से घर चलाती है। वह अपने पति को सब असफल और अपूर्ण मानती है। एक पूर्ण मनुष्य की तलाश में वह जगमोहन, सिंघानिया, जुनेजा, मनोज से मिलती है, परंतु अंत उसकी तलाश अपूर्ण ही रह जाती है। महेंद्र नाथ अपनी बेकारी से उपजी असक्ता से क्षुब्ध है और पति पत्नी के मध्य तनाव बच्चों की बिन्नी, किन्नी, अशोक पर बुरा प्रभाव डालते हैं। उनमें असंतोष और विद्रोह की भावना भरी हुई है। प्रमुख उदाहरण है पूर्वाध के, आदमी जो जवाब दे उसके चेहरे से भी झलकना चाहिए, पुरुष एक बड़ी लड़की से। कि जो आदमी
कि आदमी जितना ज़्यादा साथ रहे, एक हवा में सांस ले, उतना ही ज़्यादा उसको एक दूसरे से अजनबी महसूस करे। बड़ी लड़की कहती है स्त्री से। पर कौन सी अड़चन उसके हाथ झलक गई, चाय की प्याली, उसके दफ्तर से लौटने में आधे घंटे की देरी। ये कथन किसके बीच में है? बड़ी लड़की स्त्री से। मैं इस घर से अपने ही अंदर कुछ ऐसी चीज लेकर गई जो किसी भी स्थिति में मुझे स्वाभाविक नहीं रहने देती। बड़ी लड़की स्त्री से कहती है। ये बड़ी स्त्री के, क्योंकि मुझे कहीं लगता है कि, कैसे बताओ क्या लगता है, जितने विश्वास के साथ यह बात करता है उससे मुझे अपने से एक अजब सी चीड़ होने लगती है। मन करता है आसपास की हर चीज तोड़ फोड़ डालूं। बड़ी लड़की स्त्री से कहती है। मेरा अपना घर, हाँ, और मैं आती हूँ एक बार फिर खोजने। कोशिश कर देख क्या चीज है वह घर जिसे बार बार मुझे हीन किया। लगभग टूटते स्वर में, तुम भी हो सकती हो मम्मा, कि क्या चीज है वह और कहाँ है? इस घर की खिड़कियों, दरवाजों में, छत में, दीवारों में, तुम में, डैडी में, किन्नी में, अशोक में, कहाँ छिपी हो? यह बड़ी लड़की स्त्री से कहती है। ये कथन है पुरुष एक स्त्री का। किसे सुना सकता हूँ? कोई है जो सुन सकता है, जिन्हें सुनना चाहिए। वे सब तो एक रबड़ स्टैम्प के सिवा कुछ समझते नहीं। सिर्फ जरूरत पड़ने पर स्टैम्प उठा ले, स्टैम्प पर एक ठप्पा लगाकर। पुरुष एक स्त्री से कहता है। अपनी जिंदगी चौपट करने का जिम्मेदार मैं हूँ, तुम्हारी जिंदगी चौपट करने का जिम्मेदार मैं हूँ, इन सबकी जिंदगी को चौपट करने का जिम्मेदार मैं हूँ। पुरुष एक स्त्री से कहता है। आषाढ़ का एक दिन। इसका प्रकाशन वर्ष 1958 ईस्वी में। इसके लेखक है मोहन राकेश। यह 3 अंकों में विभक्त है। यह नाटक कवि कालिदास के सतत सृजनात्मक के मध्य अंत संघर्ष चित्रण करता है। केवल कालिदास का द्वंद नहीं, बल्कि आधुनिक मानव का भी द्वंद है। बच्चन सिंह इस नाटक में लिखते हैं कि यह राजाश्रय और व्यक्ति स्वतंत्रता के बीच भटकती सृजनात्मकता का नाट्य है। भूमिका: हिंदी रंगमंच को हिंदी भाषी प्रदेश की सांस्कृतिक पूर्ति और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना होगा। रंगों और राशियों के हमारे विवेक को व्यक्त करना होगा। हमारे दैनंदिन जीवन के राग रंग को प्रस्तुत करने के लिए, हमारे संवेदों और स्पंदनों को अभिव्यक्त करने के लिए जिस रंगमंच की आवश्यकता है, वह पाश्चात्य रंगमंच से कहीं भी भिन्न होगा। इस रंगमंच का रूप विधान नाट्य प्रयोगों के अभ्यंतर से जन्म लेगा और समर्थ अभिनेताओं तथा दिग्दर्शकों के हाथों उसका विकास होगा। इसमें मुख्य पात्र है मल्लिका, जो कालिदास की प्रेमिका है और कालिदास को उज्जैनी जाने के लिए मनाती है। उज्जैनी से आने वाले व्यापारियों से कालिदास की रचनाएं मांग कर पढ़ती है। विलोम से नफरत के बावजूद अंत उससे विवाह। हमारी महामारी में पिता की मृत्यु। जीवन के प्रति भाववादी दृष्टिकोण। कालिदास मामा मातुल द्वारा प्रतिपालित। ऋतु संहार, कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंश के रचयिता हैं। अपना गांव छोड़कर घुटन महसूस करता है और अपनी सृजनता खो देता है। सम्राट के निधनोपरांत कश्मीर में विद्रोह बढ़ने पर वहां शासन छोड़ देता है। दंतुल के बांध से घायल हिरण शावक को बचाता है। अंबिका मल्लिका की माँ है। मल्लिका कालिदास से प्रेम के नाखुश है। घोर यथार्थवादी जीवन दृष्टि है। जीवन पीड़ा का इतिहास है। मल्लिका का विवाह कराने को इच्छुक है। विलोम ग्राम पुरुष है। कालिदास के समक्ष प्रतिनायक के रूप में है। कालिदास के उज्जैनी जाने से पूर्व मल्लिका तथा कालिदास के विवाह का प्रस्ताव है। गौन पात्र है। दंतुल है, राजपुरुष है। मातुल है, कालिदास का मामा पालने वाला। कवि चाटुकार वाचाल है और कालिदास के साथ कश्मीर जाता है। विशेष ग्राम पुरुष है। मल्लिका से कालिदास का हट, उज्जैनी न जाने का, तुड़वाने का अनुरोध करना। रंगनी नागरी मृदंग और वीणा वादक तथा सुंदर प्रणय गीत लिखती है। संगनी नागरी नृत्यांगना तथा नाटक लिखने में रुचि। अनुस्वार अधिकारी है। अनुनासिक अधिकारी है। प्रियंगु मंजरी राजकन्या कालिदास मातगुप्त की पत्नी है। विशेष में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था 1959 ईस्वी में। फिल्म बनाई गई थी 1971 में। निर्देशक है मणिकौल पंतजलि का उल्लेख है। कथासार है। प्रथम एक। नाटक का आरंभ आषाढ़ के पहले दिन से होता है। तो इस नाटक का आरंभ कब से होता है? आषाढ़ के पहले दिन से। मेघदूत की एक रात भी आषाढ़ के पहले दिन से होती है। कालिदास अपने गांव में लेखन कार्य में व्यस्त है। वहां मल्लिका से उनका अनुराग था। आचार्य और वरुचि उन्हें उज्जैनी से ले जाने के लिए आते हैं, जहां उन्हें राजकवि का दर्जा दिया जाता है। अनिच्छा के बावजूद कालिदास को जाना पड़ता है, यानी कि कालिदास को अपनी इच्छा के विरुद्ध जाना पड़ता है। कालिदास अंक 2 में कालिदास उज्जैनी में बहुत कीर्ति प्राप्त करते हैं तथा राजकन्या प्रियंगु मंजरी से विवाह भी कर लेते हैं। कालिदास मार्तगुप्त नाम से अभिहित हो कश्मीर के शासक बनते हैं और कश्मीर जाने के क्रम में कालिदास प्रियंगु मंजरी उनके गांव जाते हैं। मल्लिका का जीवन
वहाँ अभावग्रस्त और फिरंगी उसे अपने साथ चलने का प्रस्ताव देती है, जिसे मलिका ठुकरा देती है और कालिदास मलिका से मिलने नहीं जाता। अंक 3 में है अंतिम दृश्य भी आषाढ़ का ही है। वर्षा हो रही है। कालिदास कश्मीर का राज्य छोड़कर वापस आता है, परंतु अब सब कुछ बदल गया है और मलिका विलोम से विवाहित हो चुकी है तथा उसकी संतान भी है। वह सब कुछ फिर से शुरू करने की इच्छा से आया था, परंतु कोई संभावना न देखकर चला जाता है। प्रमुख उदाहरण है पहले अंक में है, मैं जानती हूँ कि तुम पर आज अपना अधिकार भी नहीं, किंतु इतना बड़ा अपवाद मुझसे नहीं सहा जाता। अंबिका मलिका से कहती है, मैं जानती हूँ माँ, अपवाद होता है, तुम्हारे दुख की बात भी जानती हूँ, फिर भी मुझे अपराध का अनुभव नहीं होता। मैंने भावना में एक भावना का वर्ण किया, मेरे लिए वह संबंध और संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती, जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है। मलिका अंबिका से कहती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तुमने तुमने तुम जिस भावना को कहती हो वह केवल छलना और आत्म प्रवर्चना है। अंबिका मलिका से कहते, ठहरो राजपुरुष, हरिन शावक के लिए हट मत करो, तुम्हारे लिए पर्सन अधिकार है, उनके लिए संवेदना का। कालिदास निशस्त्र होते हुए भी तुम्हारे शस्त्र की चिंता नहीं करेंगे। मलिका दंतुल से कहती है, किसी संबंध से बचने के लिए अभाव जितना बड़ा कारण होता है, अभाव की पूर्ति उससे बड़ा कारण बन जाती है। अंबिका कहती है मलिका से, कविता का कुछ मूल्य है, आर्य मातुल, तभी तो सम्मान का भी मूल्य है। मलिका मातुल से कहती है, सम्मान प्राप्त होने पर सम्मान के प्रति प्रकट की गई उदासीनता व्यक्ति के महत्व को बढ़ा देती है। तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए कि तुम्हारा भागिनी लोक नीति में भी निशान है। योग्यता एक चौथाई व्यक्तित्व का निर्माण करती है, शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है। निक्षेप अंबिका से कहती है, अवसर किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। कालिदास यहाँ से नहीं जाते तो राज्य की कोई हानि नहीं होती, राजकवि का आसन रिक्त नहीं रहेगा, परंतु कालिदास तो आज है, जीवन भर वहीं रहेंगे, एक स्थानीय कवि है। निक्षेप कहती है मलिका से, क्योंकि मैं अपने को अपने में न देखकर तुम में देखती हूँ, और आज यह सुन रही हूँ कि तुम सब छोड़कर संन्यास ले रहे हो, तटस्थ हो रहे हो, उदासीन और मुझसे मेरी सत्ता के बोध से इस तरह वंचित हो। मलिका कहती है स्वागत से, नहीं, स्वप्न नहीं है, यथार्थ की मैं यहाँ हूँ, दिनों की यात्रा करके थका टूटा दुहारा वहाँ यहाँ आया हूँ, एक बार यहाँ के यथार्थ को देख लूँ। कालिदास मलिका से कहता है, देख रहा हूँ कि तुम भी वही नहीं हो, सब कुछ बदल गया है, संभव परिवर्तन केवल मेरी दृष्टि में हुआ है। कालिदास मलिका से कहता है, तुम भी अपरिचित लग रही हो, इसलिए कहता हूँ कि संभव है दृश्य उतना नहीं बदला जितना मेरी दृष्टि बदली। कालिदास मलिका से कहती है। ये आप वीडियो देख के पढ़ लेना है, वीडियो को पॉज करके आप इन्हें देख लेना, जो भी कथन है। हबीब तनवीर, आगरा बाजार, 1954 में। यह नाटक अपनी व्यंग शैली तथा संगीत बत्ता के लिए हिंदी नाटक और रंगमंच के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। पृष्ठभूमि है इसकी नजीर अकबरावादी आगरा बाजार और उस बाजार सहित उस समस्त अचल की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक गतिविधियों को समेटे हबीब तनवीर का यह नाटक समकालीन भारतीय रंगमंच को समृद्ध किया। वास्तव में पहले हबीब तनवीर ने जामिया मिलिया इस्लामिया के ही कुछ अध्यापकों और छात्रों संघ के विद्यार्थियों को साथ लिया। नजीर अकबरावादी की कविताओं का एक लघु रूपक तैयार किया, वह लघु रूपक बड़ा पसंद किया गया। धीरे धीरे हबीब तनवीर ने इस नाटक को शक्ल दी। नजीर अकबरावादी 18वीं सदी के भारतीय शायर थे जो अपनी धर्मनिरपेक्षता गजल के लिए बड़े प्रसिद्ध। हबाब ने इस नाटक के द्वारा नजीर को प्रतिष्ठित किया था। इसमें प्रमुख पात्र हैं, इस नाटक के कोई केंद्रीय पात्र नहीं है। नजीर इस नाटक में कहीं भी पात्र के रूप में उपस्थित नहीं और नए केंद्र में वही रहा। ककड़ी बेचने वाला है, फकीर है, तरबूजा वाला, लड्डू वाला, किताब वाला, पतंग वाला, कनमेलिया, पान वाला, मदारी, अजनबी, शायर, हमजोली, तजिक, रानवासी, ग्राहक, बैंजीर, सोहदा, लड़का, करीमन, चमेली, हिजड़ा, इसके अलावा दर्जी, रामू, पंसारी, दरोगा, नवासी, तमाशबीन, हमीद, अंधा भिखारी, बेनी प्रसाद, तमाल बची और सारे गया गंगा प्रसाद आदि। ये सब क्या हैं, इनके पात्र हैं। विशेष है, इस नाटक भाषा विशेष रूप से उर्दू की तरफ झुक रही है। नाटक में नजमों का पर्याप्त उल्लेख है। एक दरोगा के माध्यम से पुलिस तंत्र की व्यवस्था की ओर संकेत भी किया। आगरा बाजार के नाटक द्वारा नजीर तथा उनकी नजमें प्रतिष्ठित की गई। कथा साथ 2 अंकों में बटा है यह नाटक और इसकी शुरुआत आगरा बाजार में एक फकीर के गाने से होती है। शरीफ बनिया जोहरी और सेठ साहूकार देते हैं सबको नगद, सो खाते हैं सब उधार, बाजार में खड़े हैं पड़ी खाक बेसुमार, बैठे हैं यूं दुकानों में अपनी दुकानदार, जैसी कि बैठे हो कैदी कतार बंद। बाजार में लड्डू वाला, तरबूज वाला, बर्फ वाला,
और ककड़ी वाला, पान वाला, बर्तन वाला, कनमेलिया, कान साफ करने वाला आदि दुकानदार है जिनका सौदा मंदा पड़ा है। फकीर को देखकर ककड़ी वाले को सूझता है कि यदि उसकी ककड़ियां भी दो चार शायरियां लिख दी जाए तो उन्हें गाएगा और लोग आकर्षित होंगे, उनकी दुकान पर आएंगे। वह शायर और तजकिरागी से आग्रह करता है कि वे उसकी ककड़ियों पर कुछ लिख दे, पर वे इसे अपने स्तर के नीचे का काम बताकर नजीर अकबराबादी के पास चले जाने को कहते हैं। वास्तव में नजीर लोक के शायर और गजलकार थे। कभी पतंगबाजी तो कभी होली, कभी आदमियत और कभी गणेश जी, तो कभी कृष्णोत्सव पर नजम लिखते थे। किताब वाले की दुकान पर तजकिरा नीस शायर हमजोली स्वयं किताब वाला नजीर को हल्का शायर बताकर उनकी आपसी निंदा करते हैं, लेकिन गाए बगाए उनके न चाहते हुए भी कभी भी किसी भिखारी या फकीर गरीब के मुख से नजीर की नजम सुनने में आ रही जाती है। बाजार के दूसरे दृश्य में आए हमीद बालक द्वारा जब नजीर की नजम का वाचन पतंग वाले की दुकान पर होता है तो वहाँ भीड़ लग जाती है और नजमों की तारीफ बड़ी होती है। इस प्रकार ककड़ी वाला उनसे अपनी ककड़ी पर नजम पा जाता है और उसे मस्ती में गाता हुआ ककड़ी बेचता है। यहाँ पे कुछ पंक्तियां दी गई हैं इस नाटक की। नाटक का अंत एक फकीर के द्वारा आदमियत की इस कथा के साथ होता है जो वास्तव में नजीर की नजम है। दुनिया में बादशाह है सो वह भी आदमी, और मुफलिसो गधा है सो वह भी आदमी, पगड़ी भी आदमी की उतारे आदमी और सुन के दौड़ता है सो वो भी आदमी। सारांश यह कहा जा सकता है कि नजीर अकबरवादी प्रतिष्ठित करने के क्रम में हवीर तनवीर ने लोक जीवन और लोक मान्यताओं के साहित्यकार और प्रकाशकों का सुस्त उल्लेख भी दिखाया है। प्रमुख उदाहरण है आत्महत्या करे मूर्ख ज्ञानी के लिए संसार में बहुत से रास्ते खुले हुए हैं, ककड़ी वाला और लड्डू वाले से कहता है। जो सोच नहीं सकते वे समझ भी नहीं सकते, ककड़ी वाला तरबूज वाले से कहता है। यह दुख वे जाने जिस पे की आती है, मुफलिस मुफलिस की कुछ नजर नहीं आती। आन पर देता है पर अपनी जान पर एक एक नान पर, हर आन टूट पड़ता है रोटी के ख्वान थाल पर। जिस तरह भूखे कुत्ते लड़ते एक उस्त ख्वान हड्डी पर, वैसी ही मुफलिसों की लड़ाती है मुफलिसी। यह दुख वे जाने जिसपे की आती मुफलिसे, जो है अहले फजल प्रतिष्ठित आलिमो फजील धुरंधर विद्वानों की मुफलिस करते हुए हमजोली। और ये सब पंक्तियां दी गई हैं। इन्हें आप वीडियो को देख के लास्ट में पॉज करके देख सकते हो। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक है। इसका प्रकाशन वर्ष 1974 में। इसी में यह नाटक 2 अंकों में विभक्त है। इसमें आज़ादी के बाद भारतीय राजनीति में नैतिक मूल्य के पतन तथा गांधीवादी मूल्य के ह्रास का व्यंग्यात्मक चित्रण मिलता है। बकरी नाटक के संदर्भ में कृष्णदत्त पालीवाल के विचार। बकरी नाटक ग्रामीण की बोली और वाणी का उनकी यथार्थ समस्या का नाटक है। विपत्ति के द्वारा रंग कर्म का मूल प्रकृति को सही संदर्भ में तराशा गया है। फारसी रंग शैली और नौटंकी शैली के घोल से यह लोक नाटक तैयार हुआ। यह कितने आश्चर्य का विषय है कि सर्वेश्वर के कवि, कथाकार, नाटककार, निबंधकार मनोभूमिका में सामाजिक प्रश्नों का, सामाजिक चिंताओं की रेखा गहरी है। सभी विद्याओं में उनकी मूल संवेदना एक है और काव्य की लोक भावभूमि ने उपजी चिंता ही नाटकों में उभारती है और लोक नाट्य शैली की ओर प्रवृत्त हो जाती है। नाटक है। यह नाटक इब्राहिम अलकाजी के साथ इस बातचीत के बाद लिखा गया कि हिंदी में आम आदमी का समसामयिक नाटक नहीं है। यह नाटक न लिखा जाता यदि हिंदी में कोई ऐसा नाटक होता जिसमें जन चेतना को लोक भाषा और लोक रूपों के माध्यम से सामाजिक अन्यायता के साथ जोड़ने का एक नया व्याकरण देखने को मिलता है। यानी कि इस नाटक को जन जान तक ही पहुंचाना है, हर एक व्यक्ति तक इस नाटक के माध्यम से इसके विचारों को पहुंचाना है। यदि हिंदी के तथाकथित श्रेष्ठ नाटक बड़े प्रेक्षागृह, भारी तामझाम और विद्वान प्रेक्षक समाज के मोहताज न होते, यदि हिंदी नाटककार यश प्रार्थी न होकर आम आदमी की पीड़ा और आम आदमी की जबान में आम आदमी के बीच ले जाना हिंदी रंगमंच के लिए आज अनिवार्य है। निर्देशक के व्यक्तक है बकरी का सिर्फ लोचपूर्ण है, इसे नौटंकी और फारसी थिएटर के शैलीगत प्रभाव में बांधा गया है। इनके प्रमुख कथन है। नाटककार ने फारसी रंगमंच और पुरानी नौटंकी लोकप्रिय धुनों की उपयोग करके जिसके लिए भाषा की आम मुहावरेदारी और लयात्मक बुनियादी का काम करती है। व्यवस्था के समकालीन राजनीति के छद्म और जन विरोधी एवं जनतंत्र विरोधी चरित्र पर प्रहार करता हुआ यह नाटक जनता, विशेषकर ग्रामीण जनता पर लादी गई धर्मांधता और उसमें होने वाले शोषण उत्पीड़न का चित्रण करते हुए एक हिस्से में रेखांकन किया गया, जिसे यदि समग्र यथार्थ से जोड़ देखा जाए तो जनवादी चेतना के प्रसार में सहायक होता है। इसमें प्रमुख पात्र हैं
नट करमवीर युवक राम, नटी सत्यवीर काका एक ग्राम, भिस्ती सिपाही काकी दूसरा ग्रामीण, दुर्जन सिंह विपत्ति और चाचा। विशेष है इस नाटक में चौबेला, बहरे, तबील, कहरवा आदि छंदों का प्रयोग किया। बाढ़ के दृश्यांकन के लिए कल्पना दृश्य का विधान है। अंतिम दृश्य में नेहरू और गांधी जी की वेशभूषा वाले पात्र हैं। कथाकार है। यह नाटक 2 अंकों में विभाजित है। प्रत्येक अंक में 3-3 दृश्य हैं। कितने दृश्य हैं? 3-3। इनके अतिरिक्त आरंभ में एक भूमिका दृश्य भी है। पहले अंक में 3 डाकुनुमा खूंखार व्यक्ति दुर्जन सिंह, करमवीर और सत्यवीर सिपाही के साथ मिलकर विपत्ति की बकरी हड़प कर उसे गांधी जी की बकरी घोषित कर देते हैं। विरोध करने पर विपत्ति को जेल भेज दिया जाता है। ग्रामीण जनता धर्मांता तथा आत्मविश्वास में पड़कर बकरी के नाम पर शोषित होती है और एक पढ़े लिखे युवक द्वारा समझाए जाने पर भी जनता अपने नीतिवाद तथा धर्म भीरुता से नहीं उबर पाती। दूसरे अंक में गांधी जी की बकरी की सह पाकर लुटेरे अब नेता हो चुके हैं। करमवीर बकरी के नाम पर चुनाव जीत जाता है। नवयुवक गांव वालों को यह चालबाजी समझना चाहता है, परंतु उसे भी नक्सली और राजद्रोही कहकर जेल में डाल दिया जाता है। चुनाव जाने के बाद बकरी काटकर भोज का आयोजन होता है। जेल से छूटकर आई विपत्ति यह सूचना गांव वालों को देती है तो युवक पुनः गांव वालों को आंदोलित करता है। इस बार वे जागृत हो जाते हैं। सभी जश्न को महफिल में पहुंचते हैं और अंततः युवक इंकलाब जिंदाबाद का उद्घोष करते हैं। उन डाकुओं को बांध लेने का आह्वान करते हैं। सभी मिलकर उन्हें बांध लेते हैं। इस तरह इस नाटक में भारतीय राजनीतिक और नैतिक मूल्य के पतन तथा गांधीवादी मूल्य के ह्रास का व्यंग्यात्मक चित्रण किया गया है। प्रमुख उदाहरण है भूमिका दृश्य है। पहले में नट 5 देव सम 5 दल लगी ढोंग की रेस, जिनके कारण हो गया देश आज परदेश। वंदना है नट की, हे संकट मोचू बना दे हमें घोचू, अपना सिर नोचू न उनका मुंह नोचू, हे संकट मोचू। मुगल गीत, जो मेरी तेरी न पटनी, लोकतंत्र की ले के पतूरिया, भाग गई जटनी, जा मेरी तेरी न पटनी, हिंसा तेरी अहिंसा मेरी, रस्सी है बटनी। पहला अंक की है इसमें, बकरी को क्या पता है मस्क बन के रहेगी, पानी भरेंगे लोग ओ वह कुछ न कहेगी, जा जा के सींच आएगी हर एक की क्यारी, मर कर के भी बुझाएगी वह प्यास तुम्हारी। बकरी को क्या पता मस्क के बन के रहेगी, जन्नत को बख्श करके खुदा नरक रहेगी, चुटकी में दूसरों के उसका अब आब रहेगी। काल खून बहाया था आज पानी बहेगा, डंडा ऊंचा रहे हमारा सबसे प्यारा सबसे न्यारा, डंडा डंडा ऊंचा रहे हमारा, सुख सुविधा सरसाने वाला, शक्ति सुधा बरसाने वाला, प्रभु सता सता का रखवारा, डंडा ऊंचा रहे हमारा। ये क्या है? व्यंग किया गया है राजनीति का। अब आप सब आए, यह हमारे लिए खुशी की बात है। यह धरती चारागाह जिसकी घास जितनी रोंदो उतना ही पनपती, चौपाइयाँ अपने रबड़ से घास नहीं कुतरता, दांत होते ही इसलिए कि काटते चबाते समय गिना न जाए। खुशी की बात यह कि अभी हम गिन नहीं रहे, इसलिए खुशियों की कमी नहीं, खाने के सामान की भी कमी नहीं। कभी कभी कमी हो जाती है, घास सूख जाती है, चारागाह धर्म है, इनकी पहचान हमें रखनी है। शुरू कीजिए उस हरियाली के नाम पर जो हमारी है, और रहेगी तालियां उस दांत के नाम पर जो काटते समय गिनते नहीं, चाहे वे बकरी के हैं ही क्यों न हो। तालियां, दो ही नियम, दांत तेज और मजबूत हो, घास हरी और कोमल हो, फिर धरती चारागाह से ज्यादा कुछ नहीं हो पाएगी। शुरू कीजिए इस जनता इस चारागाह के, ये करमवीर कहता है ग्रामीण जन से। बकरी हमको बना दिया, बकरी की मैंने सबको कुछ रहना सिखला दिया, बकरी मैं छोटी सी छोटी रस्सी में भी हर खूंटे के साथ बंद कर रहना सिखला दिया, बकरी मैंने हर ढोल बज रहे हमारी ही खाल के फिर भी यह सुर मिलवा दिया, बकरी मैं, ये कहता है लड़का। अब है शंकर शेष, एक द्रोणाचार्य उपन्यास है का प्रकाशन 1977। ये 2 भागों में विभाजित है। यह नाटक जो पौराणिक कथा महाभारत के माध्यम से आज की शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार जो फैला हुआ है उसको रेखांकित करता है और उसे प्राचीन परंपरा से जोड़ता है। विषय वस्तु, शंकर शेष द्वारा रचित नाटक एक और द्रोणाचार्य, एक ऐसा नाटक जिसमें आधुनिक शिक्षक अरविंद की तुलना द्रोणाचार्य से की गई। द्रोणाचार्य की तरह अपनी समस्या से बचने के लिए अपने सिद्धांतों और समझौता कर लेते हैं, धीरे धीरे पाप और कुक्रम के दलदल में फंसता चला जाता है। इस नाटक में 2 कथा एक साथ समांतर रूप से चलती है, एक अरविंद तथा दूसरी द्रोणाचार्य की। नाटककार ने प्राचीन महाभारत के द्रोणाचार्य की कथा को आधुनिक संदर्भ में व्याख्यात किया है। यह नाटक है मूल रूप से आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में भ्रष्टाचार, पक्षपात, राजनीतिक घुसपैठ और समस्याओं पर रेखांकित करता है। नाटक मूल रूप से
एक मध्यम वर्ग परिवार के व्यक्ति की असाई बेबसी का चित्रण है। इस नाटक की कथा वस्तु मूल रूप से पूर्वाध और उत्तरार्ध में विभक्त है। इसमें प्रमुख पात्र हैं ए अरविंद है, एक मध्य वर्ग प्राइवेट कॉलेज का अध्यापक। लीला है अरविंद की पत्नी। यदु है अरविंद का साथी मित्र शिक्षक। प्रेसिडेंट है राजकुमार का बाप जो शिक्षा का व्यवसाय करता है। राजकुमार प्रेसिडेंट का बेटा है। प्रिंसिपल जिसकी उम्र 60 वर्ष है प्रेसिडेंट का चाटुकार है। विमलेंदु है अरविंद का मित्र है अध्यापक जिसकी हत्या हो चुकी होती है। चंदू है 20 वर्ष का लड़का है अरविंद का चहेता शिष्य जिसका वह झूठा आरोप लगाकर कॉलेज से निकाल दिया जाता है। अनुराधा है चंदू की प्रेमिका है और जिस पर राजकुमार बलात्कार का आरोप करता है, अंत में आत्महत्या करती है। प्रेसिडेंट है चंदू को नकल करते पकड़ने वाले अध्यापक। सुंदीप है अरविंद का बेटा। महाभारत कालीन पात्र है द्रोणाचार्य। कृपी है द्रोण की पत्नी और अश्वत्थामा की माता। अश्वत्थामा है द्रुपद है। भीष्म है अर्जुन है। एकलव्य है। युधिष्ठिर है। धृष्टद्युम्न है और सैनिक है। विशेष, इस नाटक में दो कथाएं समांतर रूप से चलती है। इस नाटक पुराने कथानक आधुनिक समस्याओं का ढूंढा गया है। कथानक पूर्वाध। नाटक में आधुनिक कथा का नायक अरविंद एक मध्यम परिवार से संबंधित प्राइवेट कॉलेज का में अध्यापक है जिसे उसे अपनी माँ का इलाज करवाना है और विधवा बहन का परिवार चलाना है तथा वह उसे को मेडिकल कॉलेज भेजना है। इन सारी जिम्मेदारियों के बावजूद वे अपने सिद्धांत के अनुसार कॉलेज के प्रेसिडेंट के बेटे राजकुमार को परीक्षा में नकल करते हुए पकड़ लेता है, किंतु अपने मित्र मृद और पत्नी लीला और प्रिंसिपल के कहने पर राजकुमार की रिपोर्ट नहीं भेजता तथा प्रेसिडेंट के साथ मिलकर कॉलेज का प्रिंसिपल बन जाता है और उसके प्रिय शिष्य चंदू को कॉलेज से बाहर निकाल दिया जाता है। नाटक में अरविंद का एक मृत मित्र विमलेंदु बार बार आता है जो उसे अपने द्वारा रचित द्रोणाचार्य नाटक सुनाता है जो महाभारत काल के द्रोण की कथा पर आधारित है। इस कथा में अश्वत्थामा का कृपया दूध पीने की गणना करना, द्रोणाचार्य का द्रुपद के पास मदद मांगने के लिए जाना, द्रुपद द्वारा द्रोणाचार्य का अपमान करना, भीष्म के कहने पर अपनी पत्नी कृपण के दबाव के कारण द्रोणाचार्य का पांडवों तथा कौरवों का गुरु बनना और अंत में अर्जुन के सामने एकलव्य से गुरु दक्षिणा में उसका अंगूठा मांग लेने की कथा का वर्णन है। उत्तरार्ध में उत्तरार्ध की कथा का आरंभ लीला के मुख लीला के सुख से बीत रहे जीवन से होता है जहां अचानक अरविंद आकर कहता है कि उसने प्रेसिडेंट के गुंडे बेटे राजकुमार को अपने ही कॉलेज की एक लड़की अनुराधा के साथ बलात्कार करने की कोशिश करते पकड़ा और वह उसे जरूर सजा दिलाएगा। यहाँ भी उसी का मित्र यदु और पत्नी लीला रोकती हैं लेकिन वह नहीं मानता। अनुराधा जब उसके घर पूछने आती है कि उसकी मदद करेगा या नहीं तो तभी प्रेसिडेंट उसको यह धमकी देता है कि अगर वह अनुराधा को मदद करेगा तो वह उस पर गबन का आरोप लगाकर जेल भेज देगा। एक बार फिर अरविंद को अपने पारिवारिक सुख के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता करना पड़ता है और इस पर अनुराधा बताती है कि उसका प्रेमी चंदू ठीक ही कहता था कि आप बड़े बड़े निरर्थक शब्द थूकने वाले नपुंसक बुद्धिवादी हैं। इस घटना से आहत होकर अनुराधा आत्महत्या कर लेती है। यहाँ फिर विमलेंदु की छवि प्रेत रूप में आती है और जो अरविंद को यह बताता है कि अनुराधा की मृत्यु के जिम्मेदार 3 लोग हैं, प्रेसिडेंट की लड़की का बाप तुम। और फिर वह अपने नाटक की कथा कहता है जहाँ अश्वत्थामा कृपी द्रोणाचार्य में संवाद होता है। अश्वत्थामा अपने माता पिता से पूछता है कि मेरे संस्कार में क्या कमी थी जो द्रौपदी के चीरहरण पर भी मेरा खून गर्म नहीं हुआ। इस पर कृपी द्रोण और अश्वत्थामा दोनों को धुतकारती है। तभी द्रोणाचार्य कहते हैं भीषण युद्ध होगा जिसमें सर्वनाश होगा। मैंने केवल शस्त्र चलाने की शिक्षा दी है, मैंने उसके आगे ऐसा कुछ नहीं सिखाया कि जो मनुष्य को मनुष्य बनाता है। अंत में अरविंद पर प्रेसिडेंट को पहाड़ी से धक्का देकर मारने का आरोप लगता है जिसका एकमात्र आंखों देखा गवाह उसका प्रिय शिष्य चंदू रहता है। और कोर्ट में चंदू से जब यह पूछा जाता है कि अरविंद ने प्रेसिडेंट को धक्का दिया तब वह कहता है कि हो सकता है, अर्ध सत्य। तभी फिर विमलेंदु का रूप आता है और द्रोणाचार्य की मृत्यु की कथा कहता है जहाँ रणभूमि में युधिष्ठिर द्रोण को कहता है अश्वत्थामा अवश्य मारा गया। वह नर था या कुंजर। तेज संग ध्वनि कोलाहल जिससे द्रोणाचार्य अपना शस्त्र रखकर निहत्थे हो जाते हैं। धृष्टद्युम्न उनका वध कर देता है। विमलेंदु अरविंद से कहता है कि तुम आधुनिक युग के द्रोणाचार्य हो जो व्यवस्था के दबाव के कारण कभी प्रलोभन कभी आतंक से अपने सिद्धांतों से समझौता करते हो। तुम हो एक द्रोणाचार्य। प्रमुख उदाहरण पूर्वाध में मैं सोचता ही नहीं, सोचने से फायदा, लेकिन तुम हो न मिडिल क्लास के आदमी, हर छोटे सवाल को ग्लोरीफाई करोगे, हाहाकार मचाओगे, तुम्हें पूछता कौन है। यदु कहता है अरविंद से। अब किससे डरूं? लीला कॉलेज को दुकान की तरह चलाने वाले इस प्रेसिडेंट से, अंगूठा छाप कमेटी मेंबरों से, या चुगली खाने वाले अपने सहयोगियों से, इस लिजे बेहुदे प्रिंसिपल से, विद्यार्थी से क्या पूरी उम्र डरते ही रहना पड़ेगा? अरविंद लीला से कहता
इसलिए तो कहता ही हूँ, नौकरी करनी है तो कान बंद कर लो, आंखें मूंद लो, मुंह खोलो रखो, बोलने के लिए नहीं, रोटी खाने के लिए। जल्लाद से भी कहो विरोध किया जाता है तो मुझे तो सुबह से शाम तक गाली देता है, गधा उल्लू का पट्टा कहता है, पर क्या कहूँ, सुनता हूँ, सुनूंगा नहीं तो खत जाऊंगा का नौकरी जो करनी है। अरविंद कहती है लीला से, वैसे भी कौन तैयार होता है, अब तुम्हारी बताओ, क्या मैं खुशी से नालायक कहलाता हूँ? पर कहलाता हूँ, नालायक कहलाने के बाद भी खुशी जाहिर करता हूँ, नौकरी जो करनी है। प्रिंसिपल लीला से कहती है, हाँ है यह हुई दुनिया की बात, केवल औरत ही मर्द को समझा सकती है, कहो उसे नौकरी करना सीखे। अब अपनी तारीफ अपने मुंह में क्या करूँ, 30 साल नौकरी की, पूरे 30 साल चुंगी नोके के मुरहरी से बढ़ता प्रिंसिपल हो गया। लड़ता तो क्या बनता, लड़ो मत, झुको, सोचो मत, मानो समझो। प्रिंसिपल लीला से कहते, क्योंकि लोग अक्सर ठीक मौके पर बदल जाते हैं। चंदू अरविंद से कहते हैं, बदतमीजी और धमकी की ही भाषा समझी जाती है। अरविंद लीला से कहता है, मृत्यु के उतार कर रख दो। ये सब क्या है, पंक्तियां हैं, इन्हें आप वीडियो पॉज करके देख लेना, ये दी गई है। अब यहाँ पे उपेंद्र नाथ आस्क, इसका प्रकाशन 1955, इसे उच्च मध्यम वर्ग के खोखले संस्कार का प्रतिनिधित्व करती है। इस नाटक की प्रमुख अपात्र अंजो दीदी एक बेहद यांत्रिक महिला है। यह यांत्रिकता उसके जीवन को खत्म कर देती है। इस नाटक में जीवन के एकांकीपन तथा उससे उपजी विसंगतियों का चित्रण किया गया है। विषय वस्तु, अंजो या अंजलि अभिजात वर्ग की एक स्त्री है। जीवन को नियंत्रित और अनुशासित रखने का संस्कार नाना जी से प्राप्त हुए। अंजो की समयबद्धता और उसके वर्ग की सारी व्यक्तियां जो टस से मस नहीं होना नहीं जानती, उसके अपने हट में पति पुत्र चक्की की तरह पिसते हैं। अक्स जी अभिजात वर्ग के खोखलेपन को श्रीपत के द्वारा ध्वस्त करवाते हैं, और श्रीपत ही वह पात्र है जो अंजो के जुल्मों को समझ पाता है और उसके दुष्परिणामों का अनुमान लगाता है। नोट, यह नाटक 2 अंकों में है और दोनों अंकों में 3-3 दृश्य हैं। पात्र हैं, अंजो दीदी है जो अपने विचारों और दूसरों पर थोपने की मनोवृत्ति से संस्कार से मिली है। अंजलि का, मैं चाहती हूँ मेरा घर भी घड़ी की सुई की तरह चले, हम सब उसके पुर्जे बन जाए, नियम पूर्वक अपना अपना काम करते जाएं। अपनी अहमवादिता द्वारा बनाए नियमबंधों की कीमत वह जान देकर चुकाती है। ये कथन किसका है? अंजो दीदी का। श्रीपत है जो अंजलि अंजो का भाई है। इस नाटक में सबसे जिंदा दिल पात्र है, अंजो के इंद्रजाल को वही झेलता है। तीसरा है इंद्र नारायण, और इसका एक कथन है, जब इंसान मशीन बन जाएगा तो वह दिन दुनिया के लिए सबसे बड़े खतरे का दिन होगा। इंद्र नारायण जो अंजो का पति है और उसे दमन के शिकंजे में बुरी तरह जकड़े हुए हैं। अंजो की मौत के बाद जीवन एक नई दिशा की ओर मुड़ता है, जहाँ वह महसूस करते हैं कि कैसे अंजो की सनक से उसके जीवन को रेगिस्तान जैसा बना दिया था। अंत में अंजो के तिलिस्म को तोड़ने का समर्थन तो करते, लेकिन उनकी सनक के बेव में नहीं। नीरजा अंजो का पुत्र है जो अंजो के दुष्परिणामों का सजीव प्रतीक, जो न तो क्रिकेट कप्तान बन पाता और न ही IAS। नजीर है नीरज का मित्र है। ओमी है नीरज की पत्नी जो अंजू की बहू है। नीलम है नीरज और ओमी का पुत्र है। अनीमा है अंजू की सहेली। गोंडपात में राज वकील साहब नौकर और राजू मन्नू है। विशेष है, अपनी माँ की तरह का ही शासन नीरज अपने पुत्र नीलम पर रखता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही प्रक्रियाओं को दिखाता है, और यही नाटक ट्रेजिडी है। कथा है पहले अंक की। पहले अंक में नारी पात्र अंजो के प्रचंड अनुशासन से व्यक्तिगत आकांक्षाओं का दमन दिखाया गया है। मसलन मौजूद, नीरज चाहकर भी क्रिकेट नहीं खेल सकता, और इंद्र नारायण जो अंजो का पति है, अंजो के खौफ से उसकी दास्ता का शिकार नजर आते हैं। श्रीपत का घर में प्रवेश होते हुए कुछ देर के लिए ही सही एक हल्कापन खुश मिजाजी आ जाता है। वह नीरज के सपनों को पंख देता है। अनीमा अंजो की सहेली है से मजाक करता है, यहाँ तक कि मशीन बन चुके नौकरों से हंसी ठिठोली करता है। दूसरे अंक में दूसरा अंक 20 वर्ष बाद की कहानी शुरू होती है, जो अंजो अंक में नहीं है, क्योंकि वह चल बसी है, और अंजो द्वारा विचारों और मान्यता को लादने का अत्याचार कितना बड़ा था उसे आगे चलकर स्वयं नीरज भी महसूस करता है। मन क्रिकेट में है, आंखें पढ़ाई में, फल तुम्हारे सामने है, न क्रिकेट के कप्तान बने न IAS। नीरज अपनी पत्नी ओमी से कहता है कि जब तक वे जिंदा रही उन्होंने इस घर में जिंदगी पर ब्रेक लगाए रखा, उसे स्वतंत्रता से बढ़ने फलने फूलने नहीं दिया। इंद्र नारायण जो अब जज बन चुके हैं, नाटक के अंदर कहते हैं, जरा सी गलती पर भी अपनी सनक में तुमने मेरे 5 बरस रेगिस्तान बना डाले। अंजो इस घर को घड़ी की तरह नहीं, इंसानों की तरह जीना चाहिए। नोट, नाटक के दूसरे अंक में ही स्पष्ट होता है कि अंजो क्यों और कैसे मरी। उदाहरण दिए गए हैं, जीवन एक महान घड़ी है, प्रातः संध्या उसकी सुइयां,
नियाबंद एक दूसरे के पीछे घूमती है और मैं चाहती हूँ मेरा घर भी घड़ी की तरह चले। अब सब उसके पुर्जे बन जाएं और नियम पूर्वक अपना अपना काम करते जाएं। अंजू दीदी, जब इंसान मशीन बन जाए तो वह दुनिया के लिए सबसे बड़े खतरे होंगे, श्रीपत कहता है। मनु भंडारी का नाटक है माँ बोझ, प्रकाशन में 1982। ये इस नाटक में 10 दृश्यों में विभक्त है। आजादी के बाद भारतीय राजनीति और अपराध के गठजोड़ का चेहरा आम जन के सामने आया है। इसका स्पष्ट यथार्थवादी चित्रण किया गया है। माँ बोझ उपन्यास 1979 ईस्वी के नाट्य रूपांतर है। प्रथम प्रस्तुति राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के रंग मंडल द्वारा 1982 ईस्वी में किसके निर्देशक में हुई? अमाल अलाना के। प्रभु पात्रे दा साहब मुख्यमंत्री हैं। विश्व विशेषर हरिजनों का हमदर्द है। बिंदेश्वरी प्रसाद क्या है? विश्व के अभिन्न मित्र, लगभग 1 महीने की दोस्ती है। सक्सेना एसपी हैं। जोरावर सरोहा का जमींदार, नुमा नव धड़ाए किसान है। दत्ता बाबू मसाल साप्ताहिक के संपादक हैं। महेश दिल्ली से आया, रिसर्च स्कॉलरशिप और सूत्रधार है। सुकुल बाबू भूतपूर्व मुख्यमंत्री और विरोधी पार्टी के नेता हैं। काशी सुकुल बाबू का विश्वसनीय कार्यकर्ता इलेक्शन कमांडर है। अप्पा साहब सत्तारूढ़ पार्टी के अध्यक्ष लखन को चुनाव में खड़ा किया। पांडे जी दादा साहब के निजी सचिव हैं। लखन दास साहब का विश्वास पात्र है। जमुना महन दास साहब की पत्नी है। चिन्ना डीआईजी हैं। भवानी मसाल का सहायक संपादक है। नरोत्तम ईमानदार प्रेस रिपोर्टर है, सच्ची रिपोर्ट छपवाना चाहता है। रत्ती दास साहब का पीए है। मोहन सिंह सक्सेना का सहयोगी पुलिस कांस्टेबल है। हीरा बिरजू का बाप है। रुकमा बिंदी की पत्नी है। भैरव सिंह सरोह का थानेदार जोरावर का चमचा है। लठैत जोरावर का आदमी है। लड़की जोरावर की लड़की है। जोगेश्वर साहू सरोह का बनिया है और बिशु की लाश पहले से इसी ने देखी थी। कथा है। नाटक सरोहा गांव की पृष्ठभूमि पर रचा